गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो आज वाला जो एडिटोरियल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। और इस एडिटोरियल में आपको बहुत सारी नई वर्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी इंग्लिश के अंदर कि सेंसिबल वे में कैसे वर्किंग होती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, वर्किंग वगैरह मिलेगी। तो इस एडिटोरियल को स्किप बिल्कुल भी मत करना। समझ में आया चीज़? अगर टाइम भी कंज्यूम हो, ज़्यादा टाइम लगता हो, पहली बात आपको पता भी नहीं लगेगा टाइम का, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है ये एडिटोरियल। और अगर मान लीजिए आप वीडियो के लेंथ देखकर डायरेक्ट इसको स्किप कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। समझ में आ रही है ना आप लोगों को? क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। टाइम कंज्यूम होगा तो भी वहाँ से अपनी चीज़ें क्लियर होगी। समझ में आई चीज़? हर जगह स्पीड नहीं दिखानी होती, सीखने में कभी स्पीड नहीं दिखानी होती। समझ में आ रही है ना आप लोगों के? तो इस एडिटोरियल को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इंटरेस्टिंग तो यहीं से पता लग रहा है, हेडिंग से ही पता लग रहा है। टाइटल जो है आपका ऑफुल साइलेंस, ऑफुल का मतलब डरावनी, डर वाली जो साइलेंस है मतलब शांति बनी हुई है। ऑन एडिटोरियल किस पे? आपका इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, जो अभी इंडिया और चाइना का जो इशू चल रहा है ना उसके ऊपर एडिटोरियल है। इसका मतलब एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। अब स्टैंड ऑफ की बात बता दूं मैं। स्टैंड ऑफ क्या होता है? स्टैंड ऑफ वो सिचुएशन होती है जिसमें मान लीजिए टू पार्टीज होगी या टू आर्मीज वगैरह कोई भी मूवमेंट ना करे, कब तक? जब तक दूसरी आर्मी वगैरह कोई एक्शन ना ले तब तक। जैसे मान ली बैटल लाइक सिचुएशन हो जाती है, युद्ध जैसी सिचुएशन हो जाती है कि दोनों साइड से क्या होगी, आर्मी तैनात हो गई, लेकिन कोई भी आर्मी क्या नहीं करती, मूवमेंट नहीं करती, वेट करती है कि दूसरे वाले पहले क्या कर दें, स्टार्ट कर दें, उसके बाद तो हम भी स्टार्ट कर देंगे। उस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ बोलते हैं इसको। ड्रॉ की फॉर्म में भी बोल सकते हो आप, उसके लिए भी स्टैंड ऑफ यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये बात किस पे करेगा, पूरा का पूरी बात जाएगी किस पे? इंडिया मस्ट पब्लिकली क्लैरिफाई। इंडिया को क्या करना चाहिए? पब्लिकल वे में क्लैरिफाई, स्पष्ट करना चाहिए। क्या स्पष्ट करना चाहिए? द सीरियसनेस, जो गंभीरता है किसकी। मैं देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा हूँ, यहाँ से ऑफ देखते ही मैंने क्वेश्चन पूछा किसकी, किसकी गंभीरता? ऑफ द सिचुएशन। किसके साथ? क्योंकि विद बट देखते मैंने क्या बोला, साथ के साथ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछोगे आप तो आपको चीज़ें क्लियर होगी, बिल्कुल बेसिक से क्लियर होगी। ये मतलब बिल्कुल बेसिक मेथड है एडिटोरियल पढ़ने का, सीखने का, इंग्लिश सीखने का बिल्कुल बेसिक मेथड है। आप क्या करते जाओ, क्वेश्चन पूछते जाओ। क्वेश्चन पूछोगे आपको आंसर मिलेगा, क्वेश्चन पूछोगे आपको आंसर मिलेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका चीज़ें क्लियर होगी कि नहीं होगी? खुद से क्वेश्चन। अब देखो दोनों चीज़ें आप कर रहे हो यहाँ पे हैंडल, क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हो और आंसर भी तैयार कर रहे हो, तो दोनों काम आप ही कर रहे हो ना। एक तो मान लो मैं क्वेश्चन पूछूं आप आंसर दो, वो चीज़ होती है। एक क्या करो, आप ही क्वेश्चन, जब आप खुद क्वेश्चन जनरेट करने लग गए इसका मतलब आपका लेवल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चले गए। जब क्वेश्चन जनरेट, आंसर देना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बात है, लेकिन क्वेश्चन तैयार करना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हो प्लस आंसर दे रहे हो तो आपका लेवल बताओ कहाँ तक जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाओगे आप। समझ गए चीज़? सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप एग्जामिनर भी बन गए, आप स्टूडेंट भी हो। मतलब आप प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, प्रॉब्लम वैसे क्रिएट नहीं, ठीक है, मतलब क्या है, प्रॉब्लम तैयार करने वाले, और उसका सॉल्यूशन भी कौन तैयार कर रहा है, आप ही तैयार कर रहे हो। तो आप हर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो ना, हर सिचुएशन हैंडल करना सीख जाओगे, उसके बाद में आपको कोई रोक ही नहीं सकता। समझ में चीज़? इसलिए क्वेश्चन पूछा करो। जैसे ये पॉइंट दिखा मुझे, विद दिखा तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया किसके साथ। ऐसे आप करोगे तो बिल्कुल क्लियर होगी, इंग्लिश शानदार वाली इंग्लिश बनेगी, और थोड़े टाइम बाद अपने आप स्पीड, माइंड फुल स्पीड में क्वेश्चन आंसर करता जाएगा, फुल स्पीड में क्वेश्चन आंसर। और ये आप क्या करते हो जब अपने जैसे मान लीजिए कोई भी पैटर्न हैंडल करते हैं, वहाँ पे भी यही करना है। जैसे स्कैनिंग टेक्निक तो पूरी यही होती है अपनी, अपने एरर वाली बात करें, कंप्लीट ऐसे ही होती है। उसमें क्या होता है, हर एलिमेंट को देखना है कि किसके लिए यूज़ हुआ है और क्या यूज़ हुआ है, उसका क्वेश्चन पूछना है, तो वो आंसर दे दे, वहाँ से आंसर मिल जाए, ठीक है। आंसर जहाँ पे नहीं मिलता वहाँ पे एरर होती है, वो तो बिल्कुल इजी मेथड होता है स्कैनिंग वाला, कि क्वेश्चन पूछते जाओ, क्वेश्चन पूछते जाओ, आंसर मिलता जाएगा। जहाँ नहीं मिला वहाँ पे क्या है, एरर है, क्योंकि आंसर नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, वो सही तरीके से यूज़ नहीं होता, वहाँ एरर है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ये काम आएगी आपके एग्जाम के अंदर। तो सिचुएशन विद चाइना, चाइना के साथ अलोंग द एलएसी, एलएसी के अलोंग, एलएसी क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान के जो साथ अपनी है बॉर्डर वगैरह बनी हुई है उसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो इसके साथ अपने बात करें, चाइना के साथ जो बॉर्डर उसका नेम है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम है उसका, ठीक है। ये बात उसने बोली है, तो मतलब बात क्या बोली है कि एलएसी के अलोंग, उस बॉर्डर के अलोंग, ठीक है, जो चाइना के साथ जो सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन की जो सीरियसनेस है उसको इंडिया को क्या करना चाहिए, कंपलसरी की फॉर्म में पब्लिकल वे में क्लैरिफाई करना चाहिए। मतलब सभी को बताना चाहिए कि रियल में सिचुएशन क्या है। इस पे आपका एडिटोरियल है। तो स्टार्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहले बोलते हैं, क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पूछते हुए स्कैनिंग करते जाएंगे, साथ साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपके एडिटोरियल को। देखो यहाँ पे करवाने को तो मैं स्पीड में आपको करवा दूँ, डायरेक्ट मीनिंग बोल दूँ, नियरली 1 मंथ बाद
फर्स्ट स्क्रिमिसेस जो मुठभेड़ हुई उसके बाद ऑन एलएसी पे बिटवीन इंडिया और चाइना में वो जो रिपोर्ट की गई उसके लगभग एक महीने बाद जो सिचुएशन है वो क्या है, अभी भी ग्राउंड स्टिल अपीयर्स टू बी टेंस्ड, वो क्या है, अभी भी टेंस्ड फॉर्म में है। डायरेक्ट बताता हूँ, जैसे अदर्स करवाते हैं आपको एडिटोरियल वगैरह, आपने देखे है ना, अगर यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियोस वगैरह में देखते हो तो अदर्स आपको क्या करवाते हैं, बहुत सारी फैकल्टीज क्या करवाती है, मीनिंग पढ़ा देती है डायरेक्ट, मतलब बताते नहीं है कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ हुई है, वो डायरेक्ट आपको क्या कर देते हैं, मीनिंग पढ़ा देते हैं। और डायरेक्ट जैसे ही मीनिंग पढ़ाते हैं तो उससे क्या होती है दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है डायरेक्ट मीनिंग पढ़ाने से। क्या प्रॉब्लम होती है कि अपने कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है, खुद से अपने नहीं कर पाते। हाँ, वो टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है आपकी लैंग्वेज में, हिंदी वगैरह में आपको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपके समझ में आएगा, आपको ऐसे लगेगा सर ने तो मस्त पढ़ाया, हमारे सब सर हमें सब समझ में आ गया। आप क्या बोलते हो कि सर हमें सब कुछ समझ में आ गया, जो आपने पढ़ाया वो सारा का सारा हमें समझ में आ गया। लेकिन समझ में तो आ गया आप लोगों के, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, खुद से नहीं कर पाए, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाए ना, कि हमें खुद से कैसे करना है। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे उसने बोला है, वो वाला केस यहाँ पे बता रहे। तो मतलब क्या है, अपने को क्या करना है, पूरी स्कैनिंग करनी है, सीखना है अपने को चीज़ें करनी कैसे। तो शुरू करते हैं। नियरली ए मंथ, लगभग एक महीना, नियरली ए मंथ आफ्टर द फर्स्ट स्क्रिमिसेस, किसके बाद, फर्स्ट स्क्रिमिसेस के बाद में, नियरली ए मंथ आफ्टर, लगभग एक महीने बाद, किसके बाद, ये बात बोलेगा फर्स्ट स्क्रिमिसेस। स्क्रिमिस का मतलब होता है मुठभेड़, अगर अपने बात में बैटल की फॉर्म में बात कर सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा बैटल बोल सकते हो आप, वॉर लाइक नहीं बोल सकते, वॉर नहीं बोल सकते इसको, समझ में आ रही है चीज़, मतलब छोटी मोटी मुठभेड़ होती है ना, कि कभी उधर से गोलियां चल गई, कभी उधर से गोलियां चल गई, जो चलती रहती है बॉर्डर पे, उसको बोलते हैं स्क्रिमिसेस, स्क्रिमिस बोलते हैं। स्क्रिमिसेस का मतलब क्या करता है, एक दो तीन करके कई सारे मुठभेड़ की बात है वो कर रहा है। पहली स्क्रिमिसेस ऑन कहाँ पर, ऑन द एलएसी, एलएसी पर, एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है, जो आपको मीनिंग आता है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कंप्लीट में। बिटवीन, बीच में, किसके बीच में मुठभेड़ हुई, इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स, इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में। वर रिपोर्टेड, वो क्या की गई थी, रिपोर्ट किए गए थे, वर रिपोर्टेड, क्या रिपोर्ट किया गया था। आप खुद से क्वेश्चन पूछो, मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट ही सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा डायरेक्ट तो अपने क्या करेंगे, वैसे ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढ लेंगे, जैसे अपने बेसिक तरीके से ढूंढते हैं, कोई खा गया, किसके लिए कौन सा फ्री बचा, उस तरीके से। तो यहाँ पे अपने बात करें इंडियन और जो चाइनीज सोल्जर्स की बात करें, बिटवीन उनके बीच में जो मुठभेड़ हुई, वह रिपोर्टेड, रिपोर्ट क्या हुआ। चलो मुझे एक बात बताओ, उन दोनों के बीच में जो मुठभेड़ के बाद का जो एक महीना है, लगभग एक महीना है, नियरली का मतलब लगभग जो एक महीना है, वो रिपोर्ट हुआ है, या वो उन दोनों के बीच में लड़ाई रिपोर्ट हुई है, मुठभेड़ रिपोर्ट हुई है। मुठभेड़ रिपोर्ट हुई है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट स्क्रिमिसेस है वर का, और स्क्रिमिसेस प्लूरल है, इसलिए वर यहाँ पे क्या आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अगर आपको इस तरीके से ना मिला हो तो ढूंढने का तरीका अपने को आता ही है, कैसे शुरू हो जाओ। इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स को कौन खा गया, बिटवीन खा गया, एलएसी को ऑन खा गया, और स्क्रिमिसेस आपका क्या है, फ्री है, क्योंकि आफ्टर आपका क्या करता है, सेंटेंस के लिए भी यूज होता है और नाउन के लिए भी, किसी चीज़ के बाद भी आता है, कि उसके बाद में वो था, मेरे बाद में वो आया, ठीक है, एक्शन की फॉर्म में भी आता है, मेरे बाद में वो आया, वो भी हो गया। ही आफ्टर मी, वो मेरे बाद, ठीक है, ही आफ्टर मी डन दिस, उसने डिड दिस, उसने ऐसा किया, मेरे बाद उसने ऐसा किया, तो ही आफ्टर मी मेरे बाद हो गया ना। तो आफ्टर आपका नाउन के साथ भी आ सकता है, समझ में आई चीज़, प्रोनाउन वगैरह चीज़ के साथ भी आ सकता है, और आफ्टर आपका सेंटेंस के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो बात है, रिपोर्ट क्या किया गया, महीना रिपोर्ट नहीं किया गया, रिपोर्ट किया गया है मुठभेड़ जो रिपोर्ट की गई है उसके लगभग एक महीने बाद। द सिचुएशन, जो सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड का मतलब धरातल पर, धरातल पर मतलब क्या होता है, रियल फॉर्म को बताता है। ग्राउंड रिपोर्ट बोलते हैं ना, अपने नाम लेते हैं ना ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट का मतलब होता है जो ग्राउंड से रिपोर्ट आए, मतलब धरातल से, मतलब रियल जो रिपोर्ट वहाँ पे सिचुएशन कैसी, उस एरिया की जो रिपोर्ट है उसको बोलेगा। तो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, एरिया की जो क्या है आपकी सिचुएशन है, स्टिल अभी भी, अपीयर्स दिखाई देती है, अपीयर्स टू बी टेंस, कैसी, टेंस फॉर्म में होना। टेंस का मतलब होता है मान लीजिए सिचुएशन टेंशन की फॉर्म में होना, तनावपूर्ण, तो ये आपका एडजेक्टिव टू बी टेंस, टेंस फॉर्म में होना। अब यहाँ पे टेंस्ड आप बोलोगे सर, टेंस्ड, टेंस तो ये होता है कि किसी के इंपैक्ट के कारण टेंस्ड हो जाए, V3 वो भी सही है। और टेंस डायरेक्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब टेंस में है, मतलब प्रॉब्लम तनाव में है, और टेंस्ड का मतलब तनावपूर्ण, तनाव आया है किसी के कारण, आने को नहीं बता रहा, डायरेक्ट बता रहा है कि सिचुएशन आपकी टेंस में है। टेंस होने के लिए, टू बी होने के लिए दिखाई देती है कैसी, टू बी टेंस होना, दिखाई देती है टेंस फॉर्म में होना, समझ में आया। तो दिखाई क्या देता है, सिचुएशन ना, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिचुएशन। और वैसे ढूंढना है तो ढूंढ लो ग्राउंड को कौन का, स्टिल तो आपका क्या अभी भी,
ठीक है, वो तो अलग मीनिंग ले गया। ग्राउंड को खा गया ऑन, बचा क्या सिचुएशन, सिचुएशन अपना सब्जेक्ट हो गया। डज अपीयर का, अपीयर्स को अपने तोड़कर लिखेंगे क्या, डज अपीयर, हमेशा यही लिखेंगे। तब अगर ऐसे करोगे आप हमेशा तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। किस में कंफ्यूजन नहीं आएगा, सिंगुलर प्लूरल केस वाला जो होता है, नाउन के साथ एस लग गया तो सिंगुलर सॉरी प्लूरल है, ठीक है। उस तरीके से एक्शन के साथ एस लग गया तो सिंगुलर है, क्योंकि एस के साथ देखो एस लगने से प्लूरल ही होता है, लेकिन जो आपका एक्शन के साथ लगता है वो एस नहीं होता, वो क्या होता है, डज होता है। ये चीज़ आई थिंक आप लोगों के क्लियर है। उसके बाद में अपने बात करें, वाइल देयर हैज़ बिन नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, वाइल जबकि देयर हैज़ बिन नहीं हो चुका है, नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मतलब हो चुका है क्या, नो कोई भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मतलब ऑफिशियल वे में कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, किसी ने इसका एक्सप्लेन नहीं किया, इस बात को डिटेल से नहीं बताया है, ठीक है। अब हैज़ बीन किसके, नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन सिंगुलर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे होता देयर इज नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मतलब कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हैज़ बीन की वर्किंग सर कैसे करें, तो हैज़ बीन की वर्किंग कैसे करोगे, देयर इज का मतलब यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। टाइमलाइन पे देखो, हैज़ बीन का मतलब पहले भी एक्सप्लेनेशन नहीं था और अब तक वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, खींच के ले आता है पास्ट की बात को, मतलब 1 महीना हो गया इस बात को तो भी अब तक कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, इस तरीके से वो कर रहा है, मतलब अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है। मतलब 1 महीने, लगभग 1 महीने पहले अगर अपने यहाँ दोबारा से देखें तो यहाँ दोबारा से देखो, ये बात करें अपने 1 महीने पहले की, तो 1 महीने पहले कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तब से लेकर वो एक्सप्लेनेशन अब तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब वो एक्सप्लेनेशन ना होना अभी तक बना हुआ है। तो पास्ट का जो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया वो अब तक नहीं दिया गया, इसका मतलब उसको कहाँ तक खींच के ले आया, प्रेजेंट तक। और जैसे स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव होता है, खींचा जाता है पास्ट की एक्टिविटी को, तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट तक कनेक्ट कर दें खींच कर, तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। यही तो बात होती है, यही तो मैंने बताया था, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट सेम ही होते हैं। पास्ट विदाउट कनेक्शन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट आपका प्रेजेंट के साथ कनेक्शन होता है, कोई भी परफेक्ट हो वो विद कनेक्शन ही होता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ किसमें, कि विदाउट स्ट्रक्चर टेंस कैसे लर्न करें, लर्न द टेंसेज विदाउट, लर्न टेंसेज विदाउट स्ट्रक्चर, ऐसे करके मैंने आपको वीडियो करवाई हुई है। तो प्लेलिस्ट में तो नहीं है, वो डायरेक्ट ही है, वो वीडियो मिल जाएगी आपको, आप पीछे चले जाना और मैं यहाँ पे आपको क्या कर दूँगा, वो प्रोवाइड भी कर दूँगा, वो एक बार फिर से चेक कर लेना। यहाँ पे आपको ऊपर कार्ड्स की फॉर्म में मिल जाएगा, ऊपर जो नोटिफिकेशन आता रहता है ना वहाँ पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो वाइल देयर हैज़ बिन नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ, किसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन पूछा है मैंने, ऑफ देखते ही, व्हाट हैज़ हैपन्ड, जो कुछ हुआ, समझ में आई चीज़। अब यहाँ मैं देखूँ कि सर ये तो ठीक है, व्हाट को तो ऑफ खा गया, तो हैज़ का सब्जेक्ट कौन बना, ढूंढ लो भाई। एक्सप्लेनेशन है, नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, उसको तो बी का तीर लग गया, बी की फॉर्म में चला गया, देयर हैज़ बीन के साथ है तो कोई नहीं मिला, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट व्हाट ही है। तो आप बोलो सर व्हाट तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए ना, आपको पता है कि सेंटेंस के लिए फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन व्हाट को तो ऑलरेडी ऑफ ने खाया हुआ है, तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ याद करो, व्हाट क्या होता है और विच क्या होता है, विच भी जो दैट और विच है वो भी जो बोलते हैं, हु भी जो बोलता है, और व्हाट भी जो बोलता है, क्या भी बोलता है, बहुत सारी वर्किंग होती है इसकी। इंटेरोगेटिव फॉर्म में बात करें तो क्या की तरह भी वर्क करता है ये, ठीक है। व्हाट की अगर अपने बात करें, वैसे डायरेक्ट बात करें एलिमेंट की फॉर्म में तो जो की तरह वर्क करता है। तो ये जो व्हाट है वो भी जो है और विच भी जो है, तो दोनों जो है, उन दोनों जो में क्या डिफरेंस है, कौन सा जो क्या जो है, ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। मतलब कौन सा जो क्या जो है और किस तरह से कौन सा जो किस तरह यूज होता है, समझ में आनी चीज़। तो ये जो की वर्किंग आनी चाहिए। हिंदी में दोनों को जो बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में डिफरेंस है। विच आपका एज ए रिलेटिव प्रोनाउन वर्क करता है, मतलब डायरेक्ट एक एलिमेंट, अकेला एलिमेंट होता है जिसको मान लीजिए सेंटेंस वगैरह चाहिए, लेकिन जो व्हाट होता है वो कंप्लीट सेंटेंस को एलिमेंट बना देता है अलग से, मान लो एक टाइप से नाउन बना देता है या प्रोनाउन बना देता है। व्हाट क्या करता है, कंप्लीट सेंटेंस को एक एलिमेंट बना देता है, चाहे नाउन मान लो चाहे प्रोनाउन, कुछ ही मान लो, एक चीज़ बना देता है। और जैसे ही कोई चीज़ बनेगा तो उसको सेटिस्फाई करना कंपलसरी हो जाता है। जैसे विच को सेटिस्फाई करने के लिए सेंटेंस दे देंगे, ऐसे ही व्हाट को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि व्हाट तो पूरे सेंटेंस को ही एक एलिमेंट बना लेगा, तो उसे कुछ ना कुछ एलिमेंट देना पड़ेगा। तो जो कुछ हुआ, ये कंप्लीट सेंटेंस जो एलिमेंट बना है, इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, आपका ऑफ कर रहा है। जो कुछ हुआ उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आई, विच वर्सेस व्हाट, मैंने आपको नोट्स में करवा रखा है ये,
वहाँ से जो मेरे स्टूडेंट है वो गो थ्रू कर लेना, और जो न्यू स्टूडेंट्स है जो मेरे से नहीं पढ़े हुए उनको यहाँ से क्लियर 100% हो गया होगा, श्योरिटी है हो जाएगा। दोबारा से रिवाइज करके देख लेना, मतलब क्या हुआ, नहीं हुआ तो सोच समझ लो बात को, वर्किंग देख लो क्या होती है, वट की वर्किंग जो की तरह बात कर रहा हूँ मैं, क्या की तरह नहीं बात कर रहा, वट की वर्किंग एज जो की तरह बात करें, मतलब लाइक विच अगर बात करें तो वट की वर्किंग होती है कंप्लीट सेंटेंस को एक एलिमेंट बना देना और फिर उस एलिमेंट को एज ए नाउन की तरह ट्रीट करना, ये उसकी वर्किंग होती है। समझ में आई आप लोगों के? ठीक है। देयर, अब ये पूरी बात क्या है, व्हाट हैज़ हैपेंड देयर, जो कुछ वहाँ हुआ है मतलब अब तक जो हुआ है, एक महीने से अब तक जो हुआ है, ये भी खींच रहा है बात को, वही प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब एक महीने पहले हुआ था उसको खींच कर कहाँ तक रिजल्ट ले अब तक ले आया, मतलब अब तक जो कुछ हुआ है हैपेंड देयर, उसका कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है, जबकि कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिंस May 5, कब से? 5 मई से। ये भाई पूरे महीने की बात नहीं कर रहा, ये 5 मई की बात कर रहा है। 5 मई महीना हो गया क्या? आज कितनी है? आज अपने बात करें तो आप फर्स्ट है ना, ठीक है, महीना हो गया, 1 जून आज, ठीक है, महीना ही हो गया, क्योंकि नियरली बोला है ना, लगभग एक महीना, तो लगभग एक महीना है। 5 जून से ये स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। मैं मई के अंदर था, अभी 31 मई की बात करें अपने, अभी कल 31 मई था ना, तो मैंने सोचा मई चल रही है इसलिए एक महीना तो नहीं हुआ, महीना क्यों नहीं हो गया, 5 की बात हो रही, 31 थी कल, आज क्या है आपकी 1 जून है, तो इसका मतलब हाँ लगभग एक महीना, नियरली बोला ना उसने, लगभग एक महीना, मतलब वहाँ जो कुछ हुआ है कब से? 5 मई से, तब से लेकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है क्या ऑफिशियल वे में। द डे, दिन, कौन सा दिन? द फर्स्ट क्लास एट पैंगोंग सो वॉज रिपोर्ट। पैंगोंग सो नाम है किसका? लेक, झील का, मतलब वहाँ कोई एरिया, वहाँ झील है उसके किनारे पे ये कोई बात हुई वहाँ पे। फर्स्ट क्लास का मतलब क्या है? पहली मुठभेड़, वॉज रिपोर्टेड, तो वॉज का सब्जेक्ट क्या है? वॉज का सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्ट क्या हुआ है? दिन रिपोर्ट हुआ है या फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास क्या हुई आपकी? रिपोर्ट हुई, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वॉज का सब्जेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्लास। द डे, दिन, जब क्या हुआ आपकी फर्स्ट क्लास रिपोर्ट, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लोज की फॉर्म में बोल सकते हो, द डे द फर्स्ट क्लास एट वॉज रिपोर्टेड दैट डे, मतलब क्या हुआ? सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, बैक रिफ्लेक्शन देगा, द डे की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। दिन, जब क्या हुआ? पहली क्लास मुठभेड़ हुई इस झील पर, पैंगोंग सो झील पर जो रिपोर्ट हुई पहली मुठभेड़, उस दिन से लेकर अब तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो कुछ हुआ उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। तो अब आप बोलोगे सर द फर्स्ट क्लास तो सेटिस्फाई हो गया, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, लेकिन द डे के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो द डे भी तो एक टाइप से नाउन है, इसको सेटिस्फाई किसने किया है? तो ये द डे है वो नाउन तो है, लेकिन ये खुद ही क्या है? May 5 को ही बोल रहा है, आप इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को हटाकर देख लो, आपको पता लग जाएगा। मैंने क्या बोला? देयर सिंस द डे द फर्स्ट क्लेस एट पैंगोंग सो वॉज रिपोर्टेड, उस दिन से, कब से? जब से वहाँ पे ये क्लेस हुआ था तब से लेकर, और मैं 5 बोल दो, तो इसने बोला 5 मई से। 5 मई कौन सी? वो दिन जिस दिन पहली मुठभेड़ हुई। 5 मई कौन सी? जिस दिन पहली मुठभेड़ हुई। समझ में आई आप लोगों के? तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे अपने बोले मिस्टर क्लार्क द CEO ऑफ दिस कंपनी इज कमिंग, मिस्टर क्लार्क आ रहा है, द CEO ऑफ दिस कंपनी, तो मिस्टर क्लार्क ही CEO, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा में रिप्रेजेंट किया है, मिस्टर क्लार्क द CEO ऑफ दैट कंपनी इज कमिंग, उस कंपनी का जो CEO है वो आ रहा है, मिस्टर क्लार्क आ रहे हैं, इसका मतलब क्या? द CEO है उस कंपनी के, तो मिस्टर क्लार्क द CEO, मतलब एक ही बात है ना, सेम ही नाम ले लिया ना उसका, उर्फ की फॉर्म में आप बोल सकते हो, मतलब उसी का नाम है। तो May 5 कौन सा? द डे, दिन, जिस दिन क्या हुआ था? रिपोर्ट हुई थी फर्स्ट क्लास। समझ में आई आप लोगों के? जबकि ऐसा हुआ कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है, कब से? जब से पहली मुठभेड़ हुई तब से लेकर, ठीक है। देर इज एनफ, एनफ का मतलब पर्याप्त इंफॉर्मेशन है टू कंक्लूड, क्या करने? कंक्लूड करने, निष्कर्ष निकालने की, दैट की यहाँ पे की आएगा, दैट दिस की तरह वर्क कर रहे हैं, दैट दिस, क्योंकि आगे से क्या कर दिया ना, तो जो बनेगा, क्योंकि आगे उसने क्या नहीं दिया, आगे उसने कोई भी सेंटेंस वगैरह नहीं दिया, मॉडल वगैरह नहीं दिया, जो नहीं है वह होगा नहीं, क्योंकि दिस से क्या हो रहा है वापस से, वह यह होगा नहीं, वह यह होगा नहीं, तो आप बोलोगे सर दैट दिस साथ में कैसे आ गया? तो दैट दिस साथ में आ सकता है ना, क्योंकि वह, क्योंकि दिस की, दैट की वर्किंग क्या होती है? 3 वर्किंग होती है, तो कोई सी और दूसरी वर्किंग तो आ सकती है, तो दैट वह यह, सर दैट दिस तो नहीं आ सकता साथ में, हमने पढ़ा है बचपन से, दैट दिस नहीं आ सकता, वह यह थोड़ी हो सकता है, तो मतलब यहाँ पे क्या निकला कि आपने सही से नहीं पढ़ा।
समझ में आ रही है ना आप लोगों को, क्योंकि आपको तीनों वर्किंग आनी चाहिए। तो यहाँ दैट वह की तरह होता तो गलत था, बिल्कुल डेफिनेटली गलत था, लेकिन वह की तरह नहीं है। यहाँ पे ये वर्क कर रहा है किसकी तरह है, यह यहाँ पे की तरह वर्क कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, देयर इज एनफ इन्फॉर्मेशन, पर्याप्त इन्फॉर्मेशन, सूचना है क्या करने की, कंक्लूड करने की, क्या कर कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालने की, दैट की दिस इज द मोस्ट सीरियस, ये बहुत ज़्यादा सीरियस, सच ऐसा स्टैंड ऑफ मतलब वो तटस्थ रहना एक फॉर्म में, मतलब अटैक ना करना, दोनों साइड तैनात रहना, मतलब स्टैंड ऑफ ही बोलेंगे, आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कि दैट दिस इज द, कि यह है सबसे ज़्यादा सीरियस गंभीर ऐसा स्टैंड ऑफ इंडिया एंड चाइना हैव सीन ईयर्स, जिसको इंडिया और चाइना ने सालों से देखा हो, ऐसा स्टैंड ऑफ है ये, सबसे ज़्यादा सालों से देखा है, मतलब सालों से देखा है मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से देखा है इसको, ऐसा स्टैंड ऑफ है ये। तो इंडिया एंड चाइना हैव का सब्जेक्ट हो गया, हैव सीन इंडिया और चाइना ने देखा है, और स्टैंड ऑफ नाउन के बाद में डायट, आपका स्टैंड ऑफ के बाद में डायट आ गया आपका नाउन के बाद में, इंडिया और चाइना दो नाउन। तो समझ में नहीं है सर नाउन ऐसे साथ में कैसे आ गई, एक तो एडजेक्टिव फॉर्म में होगा, तो एडजेक्टिव में तो ऐसे नहीं, तटस्थ फॉर्म में इंडिया और चाइना ने देखा है, इस तरीके से कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिर अगर तटस्थ फॉर्म में अगर अपने इसको एडजेक्टिव लें तो ये आगे पास कर देगा, तो इज क्या कर देगा, इंडिया और चाइना को खा जाएगा, फिर हैव का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो एक दूसरा केस और होता है, वो क्या होता है, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, मैंने आपको क्लोज करवा रखे हैं, तो ये होता है आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। बैक रिफ्लेक्शन देता है, कैसे देता है, देखो कैसे देता है, इंडिया एंड चाइना हैव सीन इन ईयर्स, मतलब इंडिया एंड चाइना सीन द स्टैंड ऑफ, सच स्टैंड ऑफ, द मोस्ट सीरियस सच स्टैंड ऑफ बोल सकते हो आप, डायरेक्ट पढ़ो आप, मीनिंग ले रहे हैं अपने। तो इंडिया एंड चाइना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसने क्या बोला है, देखो इंडिया एंड चाइना हैव सीन द स्टैंड ऑफ, दैट स्टैंड ऑफ इज द मोस्ट सीरियस सच स्टैंड ऑफ। समझ में आई, इस तरीके से बैक रिफ्लेक्शन करता है, कैसे, इंडिया एंड चाइना हैव सीन द स्टैंड ऑफ इन ईयर्स, सच स्टैंड ऑफ इन द ईयर्स, दैट जो स्टैंड ऑफ है इज कंक्लूडेड, वो क्या है, कंक्लूडेड फॉर्म है, उसका निष्कर्ष निकला है। समझ में आई बात, इस तरीके से आपका वर्क करता है सेकंड सब्जेक्ट क्लोज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। और पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे, कि ऐसा स्टैंड ऑफ जो इंडिया और चाइना ने देखा है। तो यहाँ पे विच वगैरह भी यूज़ आप दैट या विच यूज़ कर सकते थे, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट क्लोज में दैट विच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहो तो कर लो, एक्स्ट्रा एम्फेसाइज के लिए, ना करना है तो ना करो। इस तरीके से वर्क करता है आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोज हो जाता है। और वैसे भी जितने भी क्लोज आपके सेकंड सब्जेक्ट आईएनजी ईडी सारे के सारे क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप आज की टाइम पे इंग्लिश नहीं कर सकते, ये गारंटी है। समझ में आए आप लोगों के, तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, थीम केस, हेल्प मैक, सारे केस, यही कुछ चीज़ें हैं नहीं वो सीखनी पड़ेगी। और दूसरी स्ट्रक्चर छोड़नी पड़ेगी आपको टेंसेस की, क्योंकि मैंने वो वीडियो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, वो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको अवेल करवा दूंगा मैं, अवेलेबल होगी वहाँ पे, वहाँ से चेक कर लेना। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है कि कैसे आपको टेंस करने होते हैं, आपको हिंट मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि कंप्लीट क्लास तो अपने क्या करेंगे, बोर्ड पे ही लगाएंगे, कंप्लीट क्लास ही बनाऊंगा उसके ऊपर, तभी आपको समझ में आएगा कंप्लीट वे में, लेकिन वहाँ से हिंट मिल जाएगा। और वैसे अपने यहाँ पे एडिटोरियल साथ साथ पढ़ रहे हो तो वर्किंग यूज़ करते ही हैं, तो वहाँ से आपकी चीज़ें अपने आप खुद से क्लियर हो जाएगी, ये गारंटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस वीडियो को देख लेना कि स्ट्रक्चर के बिना कैसे करना होता है, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना होता, विदाउट स्ट्रक्चर टेंसेस करने हैं। और जिन बच्चों को आता भी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, तो वो दोबारा रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस वीडियो को रिवाइज कर लेना अगर हल्का सा भी कन्फ्यूजन आता है तो। अब यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। अब आगे अपने बात करें, आगे इसने बोला है एज रिपोर्टेड, जैसे कि रिपोर्टेड बाय द हिंदू, बिल्कुल सही बात है, जिसका एडिटोरियल उसी की बात होगी ना, कि द हिंदू क्या कर रहा है, द हिंदू का एडिटोरियल, इसलिए द हिंदू न्यूज़पेपर की बात है, तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग होता है एज रिपोर्टेड बाय द हिंदू, जैसे कि रिपोर्ट किया गया है किसके द्वारा, द हिंदू के द्वारा। तो रिपोर्टेड आपका क्या हो गया, V2 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, इससे पहले इसको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। V2 होगा तो डिड रिपोर्ट होगा, डिड क्या है, मॉडल, मॉडल मांगेगा, सब्जेक्ट फ्री एंड फ्रेश, आगे कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसका मतलब V2 नहीं होगा। एक ही केस बनता है, कौन सा, और V3, और V3 केस बनते ही क्या बन जाता है, ईडी क्लोज, आपका ईडी क्लोज हो रहा गया, कि जैसे कि रिपोर्टेड है द हिंदू के द्वारा, तो कोई चीज़ रिपोर्टेड है, जो रिपोर्टेड है वो आगे बताएगा, जैसे कि रिपोर्टेड है, रिपोर्ट किया गया है द हिंदू के द्वारा, क्या, सोर्सेज से, सोर्सेज का मतलब जो स्रोत होते हैं, सोर्स होता है ना, कोई पर्सन अपने को बात बताता है, ऑफिशियल सोर्स हो गया, तो सोर्सेज से, सोर्सेज कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट की द नंबर, अब दैट यहाँ वह नहीं होगा, क्योंकि द नंबर, नंबर को वापस से अलग से डिफाइन कर दिया उसने द लगाकर,
ठीक है, और वह ये होगा नहीं क्योंकि अलग से डिफाइन कर दिया। जो ये वैसे नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में कोई मॉडल वगैरह नहीं है, सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। और की बचेगा आपके पास। सोर्सेज कहते हैं, क्या कहते हैं कि द नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर्स, चाइनीज सोल्जर्स का जो नंबर है, उनकी जो संख्या है, बात द एग्रेशन विद विच दे हैव डील्ड विद इंडियन सोल्जर्स। अब देखना बैक, द एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब अपने बोल सकते हैं गुस्से की फॉर्म में या अटैकिंग फॉर्म में, अटैकिंग फॉर्म में। विद विच द एग्रेशन, एग्रेशन की बात करें, एग्रेशन जो मतलब गुस्सा है, विद विच जिसके साथ, विच किसके लिए यूज हुआ है, अग्रेशन के साथ यूज हुआ है। विच किसके लिए यूज हुआ है, एग्रेशन के लिए यूज हुआ है। एग्रेशन विद विच, गुस्सा जिसके साथ, दे हैव डील्ड, उन्होंने डील किया, गुस्सा जिसके साथ उन्होंने डील किया है। किसके साथ डील किया है, विद इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, दे यूज किसके लिए हुआ है, किसने डील किया, इंडियन सोल्जर के साथ, चाइनीज सोल्जर्स ने क्या किया है, डील किया है। ये बात इसने बोली है। एज वेल एज, साथ ही साथ, क्या, द नंबर ऑफ पॉइंट्स, जो संख्या है किसकी, पॉइंट्स की, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, विवाद के पॉइंट्स की जो संख्या है, इंडिकेट करते हैं। कौन इंडिकेट करता है भाई, कौन कौन करता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द एग्रेशन एंड द नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर। ये तीनों चीजें क्या करती है, इंडिकेट करती है। अब आप बोलोगे सर यहाँ इंडिकेट्स होना चाहिए था कि जो नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर है, तो वो उनकी बोल रहे कि वो संख्या बताती है, चाइनीज सोल्जर्स की जो संख्या है वो बताती है। अगर आपने बोले ए नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर इज कमिंग या आर कमिंग, मतलब चाइनीज सोल्जर की एक संख्या आ रही है या चाइनीज सोल्जर्स एक संख्या में आ रहे हैं, एक संख्या में आ रहे हैं, वहाँ पे आपका प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे अपने बात करें तो यहाँ पे उसने बोला है इंडिकेट करता है, तो चाइनीज सोल्जर इंडिकेट नहीं कर रहे, उनकी संख्या रिप्रेजेंट करिए। मतलब उनकी जो, मान लीजिए अपने बोले 50,000 सोल्जर, मान लो कि 50,000 सोल्जर है, तो ये 50,000 जो संख्या है ना वो इंडिकेट करती है। चलो आगे पढ़ दो, पता लग जाएगा। स्ट्रेटेजाइज्ड, स्ट्रेटेजाइज्ड का मतलब सोचा समझा गया, रणनीति की फॉर्म में एक्शन बाय चाइनीज कमांडर्स, चाइनीज कमांडर्स, सेनापति वगैरह उनकी बात करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजाइज्ड का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजी की फॉर्म में किया गया एक्शन को इंडिकेट करती है, बताती है, दर्शाती है वो संख्या। तो आप इंडिकेट्स क्यों नहीं आया सर, क्योंकि एज वेल एज तो क्या करता है, साथ देता है। आपने बोला था एज वेल एज, सर आप ऐसे ही तो बताते हो कि जैसे मान ली ही एज वेल एज हर पेरेंट्स आर कमिंग या इज कमिंग, इज कमिंग होगा ही एज वेल एज, क्योंकि वो साथ देते हैं, असिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने काम किया ऐसा और मेरा साथ आप लोगों ने दिया है, तो मैंने आप लोगों के साथ काम किया, मैं आप लोगों के साथ जा रहा हूं या जा रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ जा रहा हूं, मतलब आप ओनली क्या कर रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, रियल एक्शन कर रहा है, रियल काम कर रहा है वो मैं ही कर रहा हूं। तो एज वेल एज का मैंने तरीका आपको क्या बताया था कि मैं आप लोगों के साथ जा रहा हूं, इसका मतलब मैं आप लोगों को बैग में डालकर जा रहा हूं। आप ऐसे कर लिया करो, कभी कंफ्यूजन नहीं है। ये ट्रिक मैंने बताई हुई आपको क्लास में कि जब एज वेल एज में कंफ्यूजन है तो एज वेल एज टुगेदर विद जो अकम्पेनिड बाय, ये वगैरह मैंने करवाए थे आपको। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि ये चीज़ें आए तब आप क्या किया करो, जो एज वेल एज के बाद में या अकम्पेनिड टुगेदर विद वाला है उसको बैग में डाल दिया करो, और जो बंदा फर्स्ट पे उसके हाथ में वो बैग दे दिया करो, वो अपने आप ले जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को बैग में डालकर मूवी देखने जा रहे हो, तो जा कौन रहा है, आप जा रहे हो ना। तो इस तरीके से वो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एज वेल एज और एंड का कंफ्यूजन हो जाता है। देखो एंड तो क्या करता है, दोनों का रोल होता है। एज वेल एज में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, असिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रही है कोई कंपनी, ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी व्हीकल तैयार कर रही है, कोई गाड़ी तैयार की जा रही है, तो मैकेनिक वगैरह का नाम आता है, ओनली कंपनी का नाम आता है, ओनली कंपनी का नाम आता है। इन्वेंशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसके लिए, साइंटिस्ट वगैरह कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, तो उनकी पूरी टीम है, तो मैन जो लीडर है नाम उसका आएगा ना, जो लीडर है उसका नाम आएगा, असिस्ट कर। जैसे महात्मा गांधी की बात करें अपने, उन्होंने मान लीजिए आंदोलन किया था, मान लीजिए उस टाइम पे अपने मान क्या लीजिए किया ही था अंग्रेजों के टाइम पे, तो लोगों ने सेक्रीफाइस लोगों ने किए थे ना, मरे कौन थे, लोग मरे थे, गांधी जी तो नहीं मरे थे। हाँ गांधी जी ने मतलब एक लीडिंग की फॉर्म, क्योंकि गांधी जी मर जाते तो फिर लोगों को वहाँ पे लीडरशिप कौन देता, ठीक है, तो उनके लिए लोग मरे, बलिदान लोगों ने दिया। तो मैन जो मेजर उनका भी नाम है चलो, लेकिन जो मैन है वो क्या है, गांधी जी के ऊपर आएगा ना क्रेडिट। क्यों, क्योंकि इन्फ्लुएंस किसने किया, प्रेरणा किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी ना। इसका मतलब क्या हो, गांधी जी की प्रेरणा के कारण वो लोगों ने ऐसा काम किया, तो वो लोग ओनली क्या कर रहे थे, एक टाइप से गांधी जी को सपोर्ट कर, हाँ रोल उनका भी है लेकिन वो सपोर्ट कर रहे थे। इस तरीके से होता है। अब आप लोगों को सिलेक्शन हो गया, आपको वैसे बधाइयाँ मिलती है, लेकिन मेन अपने बात करें
तो कोचिंग का नाम होता है ना, तो एक टाइप से आप क्या कर रहे हो, कोचिंग को क्या कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, और आपको बदले में क्या मिल रही है, जॉब मिली। आपके रिलेटिव्स वगैरह है वो किसको क्या करेंगे, रिलेटिव्स वगैरह है वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे, आपको बढ़ाई आपकी बढ़ाई करेंगे। लेकिन जब मान लीजिए कोई अदर स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा तो वो क्या करेगा, वो पूछेगा कौन सी कोचिंग से आपने क्या किया है, तैयारी की है, तो उस कोचिंग को आप रेकमेंड करोगे तो उस कोचिंग में जाएगा ना वो स्टूडेंट। तो इस तरीके से होता है, और ये चीज़ लागू होती है आपकी। अब यहाँ से एक पॉइंट आ गया तो अपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि फ़ोटो कलेक्शन वाला, क्योंकि अब रिजल्ट वगैरह आए थे, मैंने देखे हैं बहुत सारे फ़ोटो कलेक्शन हुए अपने स्टूडेंट्स। आप लोगों को तो पता ही है क्योंकि आप तो क्लासरूम स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि क्लासरूम स्टूडेंट के अपनी फ़ोटो लगाते हैं। आपको पता है कौन सा स्टूडेंट अपने से पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, आप लोगों के साथ थे। उन बच्चों के बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग, उन कोचिंग्स ने उन बच्चों के क्या कर रखे हैं, फोटो वगैरह लगा रखे हैं, पता नहीं कहाँ से कलेक्ट किए उन्होंने, क्योंकि ये सीजन चलता है। ये बड़ी कोचिंग्स का एक ये रियलिटी यही होती है कि कोचिंग्स क्या करती है, जो बड़ी कोचिंग्स होती है वो क्या करती है, फोटो कलेक्शन करती है जब रिजल्ट आ जाता है और लगा लेती है, ठीक है। और लोग सोचते हैं कि उन्होंने सिलेक्शन दे दिए, तो इसलिए वो गुमराह करने का काम है। आजकल जो आपका एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में देखो बिजनेस नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है, लेकिन एजुकेशन में भी क्या चल रहा है आजकल, बिजनेस चल रहा है। बहुत घटिया चीज़ है ये कि एजुकेशन के फील्ड में भी बिजनेस चल रहा है और बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप अपनी फ़ोटो बढ़ाई के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बढ़ाई के चक्कर में कि उस प्लेटफॉर्म पे भी लगेगी, उस प्लेटफॉर्म पे मतलब मान लीजिए बहुत बड़ा, जैसे अपने बात करें बैंकर्स अड्डा की बात कर लें, बैंकर्स अड्डा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो बैंकर्स अड्डा पे हमारी फोटो लगेगी, इस तरीके से अपने बात करें। हाँ, बैंकर्स अड्डा खुद के भी सिलेक्शन अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन बैंकर्स अड्डा के ऊपर अपनी क्या करेगी, फोटो लगेगी। इस तरह इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारा नाम होगा, हमारी फोटो आएगी, ऑनलाइन फोटो आएगी, कितने मजे आएंगे, सारे देखेंगे। तो ये आप अपने मजे मजे, देखो आपको जॉब मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है ना, जॉब मिल गई, सबसे मज़े वाली बात ये है। तो दूसरे बच्चों को गुमराह क्यों कर रहे हो? आपने मान लीजिए ऐसी कोचिंग को फ़ोटो दे दी जिनको पूरा पढ़ाने का मतलब ही नहीं है, ना वहाँ डिसिप्लिन है, कुछ भी नहीं है, उनको कुछ खुद को टीचर्स को खुद नहीं कुछ नहीं आता। ऐसी कोचिंग को आपने अगर फ़ोटोज़ दे दी तो बच्चे क्या होंगे, आपकी फ़ोटो देके उस कोचिंग में जाएंगे, तो आपने किसका फ्यूचर ख़राब किया? बच्चों के अपना फ्यूचर बना लिया लेकिन दूसरों को गुमराह करके ख़राब कर दिया ना। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जब आप कुछ कर जाओ, कुछ बन जाओ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समाज आपको फॉलो करने लग जाता है। मान लीजिए आप एक सेलिब्रिटी बन गए, अगर सेलिब्रिटी बन गए तो सेलिब्रिटी की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो कुछ बनो ही मत, अगर बन जाते हो, आपका नाम हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब भी आप कोई गलत काम करते हो उसका इम्पैक्ट यूथ और समाज, पूरी सोसाइटी, पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड पे होता है, लोग आपको फॉलो करते हैं। समझ में आ रही है चीज़? तो ऐसा काम कर रहे हो तो बहुत घटिया काम कर रहे हो, ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना। मैं ओनली फोटो कलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं हर वे में बात कर रहा हूँ कि आप बड़े ऑफिसर बन जाओ, जैसे करप्शन वगैरह, रिश्वत वगैरह लोगे, बड़े ऑफिसर बनकर रिश्वत लोगे, तो आपसे छोटे वाले हैं वो क्या सोचेंगे, वो बोलेंगे ये भी कर रहा है तो हमारे करने में क्या है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, ऐसा काम कभी मत करना, क्योंकि जब आप कुछ बन जाते हो, कुछ आपको लोग आपका एग्जाम्पल देने लग जाते हैं, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं, पर्सनल लाइफ जियो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं रहती, आपके कर्म, आपकी डीड्स वगैरह है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, ताकि जो पीछे की जनरेशन जो आपको फॉलो कर रही है वो सही डायरेक्शन में जा पाए, उनको गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि ज़्यादा गलती फिर पाप ज़्यादा उनको नहीं लगेगा, ज़्यादा आपको लगेगा, क्योंकि किसके कारण गए, वो आप लोगों के कारण गए। ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। समझ में आई ना चीज़? तो इस तरीके से यहाँ पे इसने क्या किया, अब ये बात होगी कंप्लीट, आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता था, तो वो वाली चीज़ है। तो उस तरीके से इसने बात की है कि जैसे अब मैं आपको बताऊं तो वो फोटो कलेक्शन वाली बात करें तो बहुत ज़्यादा कोचिंग्स जो होती है बड़ी, अपने तो क्या करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लगाते हैं, वो बड़ी बड़ी कोचिंग्स क्या करती है, इस तरीके से फ़ोटो कलेक्ट करके अपने सिलेक्शन से दिखाती है। ये रियलिटी भी है, और आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर अपने अदर कोचिंग या कोई देखते भी हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं, तो आपको कई बार लगता है कि यार अपनों ने जैसे किया है उसके आगे वो दम वाली बात नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा लेवल, इससे ज़्यादा तो मैं खुद कोई मुझको मतलब आता है चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ जितना ये करवा रहा है, या कोई भी मान लीजिए कोचिंग वगैरह में चल रहा है, ये चीज़ आपको पता लग जाती है, ठीक है। तो वहाँ से पता लग जाता है कि वो उनके जो सिलेक्शन दिखाए गए हैं वो कैसे दिखाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म मैंने देख लिए, जैसे आप एप्लीकेशन टेक्स्ट बुक वगैरह जो ग्रेड अप वगैरह उस पर आते हैं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बैंकर्स अड्डा वगैरह सारे बोलते हैं जिनका सिलेक्शन हो वो अपनी सक्सेस स्टोरी हमें बता सकते हैं, हम आपके सक्सेस स्टोरी को क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो बच्चे सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरी दिखाने के लिए कि मुझे वीडियो में दिखाया जाए, मेरी फोटो आएगी,
बस पब्लिसिटी के लिए क्या कर देते हैं, वहाँ पे अपनी फोटो वगैरह दे देते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी दे देते हैं, चाहे क्रेडिट किसी का हो चाहे सेल्फ स्टडी की हो, ठीक है, तो भी ऐसा कर देते थे। ऐसा काम नहीं करना। चलो छोड़ो, ये ज़्यादा बात होगी, ज्ञान ज़्यादा हो गया, आगे चलो जल्दी, क्योंकि एडिटोरियल भी है अपना, ये करना है कंप्लीट। वाइल बोथ, जबकि बोथ गवर्नमेंट्स, दोनों की दोनों गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, कौन कौन सी, चाइना और इंडिया की, हैव बीन केयरफुल, वो क्या हो चुकी है, केयरफुल हो चुकी है। हैव बीन केयरफुल, हैव का सब्जेक्ट क्या है, बोथ गवर्नमेंट्स हैव बीन केयरफुल, सावधान हो चुकी है। देखो सावधान हो चुकी है किस वे में, टू कीप, क्या करने के लिए, रखने के लिए, द टोन, टोन का मतलब आवाज़, बात, जैसे टोन अपने कोई भी बात बोलते हैं, टोन ऑफ देयर कमेंट्स, अपने कमेंट्स की, सोबर, सोबर का मतलब समझदारी वाली टोन, जो कमेंट्स, कमेंट का मतलब हिंदी में बोल रहे हैं तो टिप्पणी होता है, ठीक है। तो देखो भाई स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट्स आपको है ना क्या हो, कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप क्या कर दिया करो, टिप्पणी कर दिया करो, समझ गया ये चीज़। तो ये कमेंट्स आपकी याद है, टिप्पणी, हिंदी में अगर आपको टिप्पणी मिले ना, जैसे मान लीजिए आरआरबी के पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी को अटेम्प्ट करते हैं, मैं हिंदी करवाता भी हूँ आप लोगों को क्लास के अंदर, ठीक है। तो जो टिप्पणी वगैरह करते हैं ना, तो वो टिप्पणी समझ में आ गई ना, टिप्पणी क्या होती है, टिप्पण नहीं होता, टिप्पण मतलब अपने बोलेंगे सर बड़ा होता, वो तो टिफिन को बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, टिफिन को टिप्पण, ठीक है। तो वो बड़ा होता है वो तो टिप्पण होता है, और छोटा वो तो टिप्पणी होती होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, टिप्पणी का मतलब होता है कमेंट्स वगैरह करना, ठीक है, किसी चीज़ में आलोचना भी बोल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, क्रिटिसाइज फॉर्म बोल सकते हो आप, एक टाइप से क्रिटिसाइज कर सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से इसने टोन को, मतलब आवाज़ को संभालने, बोला जाता है ना अपने को कि बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम बोलना क्या चाहते हैं, कहीं किसी के दिक्कत ना हो जाए, किसी के दिल पर ना लग जाए, कुछ गलत ना बोल दें, उस तरीके से उन्होंने क्या किया है, केयरफुल है वो, अपनी टोन, अपने कमेंट्स की टोन को समझदार फॉर्म में रखने के लिए केयरफुल है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई उल्टा सीधा ना बोले जिससे सिचुएशन और ख़राब ना हो जाए। जबकि दोनों गवर्नमेंट्स क्या हो रही है, सोबर बनी हुई है, सावधानी पूर्वक समझदारी की फॉर्म में अपनी टोन को रखने के लिए अपने कमेंट्स की क्या है, केयरफुल बनी हुई है। फिर भी कॉन्ट्रेरी है थोड़ी सी, द फैक्ट, जो फैक्ट तथ्य है, रियलिटी है, दैट की बोथ साइड्स हैव रिपीटेडली, दोनों के दोनों साइड, चाइना और इंडिया दोनों साइड्स हैव रिपीटेडली मेंशन्ड, वो मेंशन कर चुके, रिपीटेड का मतलब बार बार मेंशन कर चुकी है, दैट की या वो टॉक्स, टॉक्स का मतलब बातचीत, आर ऑन, वो बातचीत है किसी पर, दैट, अब यहाँ की बोल सकते हैं अपने, की टॉक्स आर ऑन, की अगर ये मेंशन कर चुकी है तो दैट नहीं होगा, यहाँ पे दैट अपना की तरह वर्क करेगा, क्योंकि वो डिफाइन कर रहे हैं ना कि वो मेंशन कर चुकी है कि टॉक्स, बातचीत, जो बातचीत होनी है, बहुत सारी बातें, ठीक है, बातचीत, आर ऑन, वो क्या है, किसी पर है, इज ऑल्सो प्रूफ, वो क्या है, प्रूफ भी है, ऑल्सो प्रूफ, वो प्रूफ भी है, ऑफ एन ऑन गोइंग सिचुएशन। किस ऑन गोइंग का मतलब, यहाँ पे ऑन गोइंग की बात में, सिचुएशन कैसी है, कोई चीज़ कैसी है, मतलब एडजेक्टिव, आईएनजी एडजेक्टिव, चल रही सिचुएशन, या सिचुएशन को चलाना, एक एन यूज हुआ है ना, एन। अब आप बोलोगे सर एक तो सिचुएशन के लिए यूज हुआ है, फिर एन क्यों यूज हुआ, ए होना चाहिए था, क्योंकि सिचुएशन में तो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड जिसके लिए यूज होता है उसके लिए नहीं होता, ए एन दोनों एक ही होते हैं, उसके जस्ट बाद जो साउंड आती है उसको एम्फेसाइज करता है, तो जस्ट बाद जो साउंड है वो ओ की है, ऑन, ओ की साउंड है ना, ओ की साउंड है, इसका मतलब क्या है, वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड है, इसका मतलब क्या है, एन ही आपका आएगा, वोवल साउंड है तो आपका क्या आएगा, एन आएगा। और वोवल साउंड का पता कैसे लगता है, ये तो आपको पता ही, वोवल साउंड कौन कौन से, बोलने से पता लग जाएगा हिंदी की। अब आप बोलोगे सर देखो कई बार होता है यूरोपियन हो गया, ई होने के बावजूद भी, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन है कि आगे वोवल आ जाए ना तब एन आता है, देखो वोवल के लिए एन नहीं आता, वोवल साउंड के लिए एन आता है, क्यों, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, वोवल साउंड अलग यूनिक साउंड होती है। अब यूरोपियन है, ई आता है, फिर भी वहाँ पे ए आता है, क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे यू, य की साउंड है, य की साउंड है, ई की साउंड नहीं है। अब देखो साउंड का पता कैसे लगे, जो कंठ से आवाज़ निकलती है ना, कंठ से अंदर से आवाज़ निकलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपने क्या, वोवल साउंड, उच्चारण जो कंठ से होता है। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा ना, कंठ स्वर, जिह्वा स्वर वगैरह, ऐसे आपने संस्कृत अगर कभी आपके पास थी 10th तक, ठीक है, तो आपको पता होगा। तो वहाँ से मेन जो लैंग्वेज आपकी सबसे बड़ी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज जो अपने बात करें, मतलब पुरानी जिससे सारी लैंग्वेज निकले, वो संस्कृत को ही बोलते हैं। सबसे बड़ी लैंग्वेज की बात करें, मतलब सबसे प्राचीन लैंग्वेज है आपकी संस्कृत, तो वहीं से बना है सारा का सारा, तो वहीं से सबको लिया गया। ऐसे नहीं कि यूरोपियन में हिंदी के अकॉर्डिंग चलता है, तो हिंदी भी क्या है वहीं से है, तो वो साउंड के अकॉर्डिंग होता है। अगर यहाँ पे यूरोपियन होता, ई होता, तो भी आपका क्या होता, यहाँ पे क्या होता, आपका ए होता, एन नहीं होता, क्योंकि साउंड पे डिपेंड करता है, ना कि
वोवल। अब ये भी चीज़ समझ में आ गई ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ये गड़बड़ करते हैं कि जब वोवल दिख जाए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आता नहीं है अपने को, वोवल दिख गई आगे तो अपने क्या करते हैं वहाँ पे ए नहीं करते। ऐसे नहीं करना, साउंड पे ध्यान देना, इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे यूरोपियन हो, ई आगे होता है, फिर भी वहाँ पे ए आता है, एन नहीं आता, क्योंकि साउंड वहाँ पे ई की नहीं है। ई को देखकर एन मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी। साउंड के अकॉर्डिंग चलता है, जो कंठ से आवाज़ निकलती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो साउंड होते हैं। आपको पता है कौन कौन से साउंड होते हैं, ए आ ई वगैरह होते हैं ना, जो हिंदी भी करनी जरूरी है इंग्लिश मीडियम वालों, ठीक है। और वैसे इंग्लिश मीडियम वालों को भी तो हिंदी करवाते ही हैं, ठीक है, तो वो भी ज़रूरी होती है, साउंड के लिए ज़रूरी होगा आपका, क्योंकि हिंदी वाले वर्ड हैं वो तो अपने आप ही साउंड बता ही देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट उन्होंने अपने दे ही रखे हैं, स्वर वगैरह दे ही रखे हैं, ए आ ई ऊ, उस तरीके से अपने ऊ, ठीक है, बड़े वाला ऊ वो दे रखे हैं, वो हिंदी से तो डायरेक्ट ही पता लग जाता है, लेकिन इंग्लिश में आपको प्रोनाउंसिएशन देखना होता है। समझ में आई आप लोगों के? तो एक बार तरीके से बात करें तो हिंदी को बेस्ट मान सकते हो आप, अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्ट कन्फ्यूजन नहीं आएगा। वहाँ से अपने क्या लेते हैं, हिंदी से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, हिंट ले सकते हो। समझ में आई आप लोगों के? तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी अपनी लैंग्वेज शानदार है। तो यहाँ पे अपने बात करें, द फैक्ट दैट द बोथ साइड्स हैव बीन रिपीटेडली मेंशन्ड दैट टॉक्स आर ऑन, कि टॉक्स है ऑन। अब आप बोलो सर ऑन के बाद तो इज लग गया, तो ऑन के लिए कुछ आया नहीं, ऑन किस पर है बात किस पर है, मेरे तो समझ में नहीं आया भाई। आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया? समझ तो मेरे भी नहीं आया। मैंने तो ये पढ़ा था कि बातचीत है, किसी इश्यू पे बात हो रही होगी, आर ऑन किसी चीज़ पर बात है, तो मेरे समझ में नहीं, आप लोग बता दो भाई क्या है। तो क्या है, समझ में आया आप लोगों के? ये ऑन प्रीपोजिशन नहीं है, पर वाला नहीं है। ऑन कौन सा है? ऑन ऑफ वाला है, स्विच ऑन। समझ में आया आप लोग? बहुत शानदार चीज़ यहाँ पे अपने को क्या मिली है, एक बहुत अच्छी चीज़ क्लियर हुई है कि ऑन की वर्किंग क्या होती है। ऑन की ओनली वर्किंग एक प्रीपोजिशन की फॉर्म में नहीं होती, ऑन की वर्किंग ऑन ऑफ, चालू करना, शुरू करने की फॉर्म में भी होती है। स्विच ऑन, स्विच कैसा है? ऑन मोड में है, तो एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो ऑन आपका प्रीपोजिशन भी होता है और ऑन आपका एडजेक्टिव भी होता है। समझ में आ रही है ना चीज़? तो ऑन यहाँ पे स्विच ऑन होता है। स्विच कैसा? स्विच इज ऑन, द स्विच इज ऑन। स्विच क्या है? ऑन फॉर्म में है, मतलब चालू फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑन यहाँ पे किस तरह से वर्क कर रहा है? चालू की तरह वर्क कर रहा है। चालू मतलब अपने बोल सकते हैं एडजेक्टिव की फॉर्म में यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो पढ़ो दोबारा से कि दोनों साइड ने क्या क्या मेंशन किया है कि जो बातचीत है वो क्या है? ऑन है, मतलब चल रही है, इस तरीके से बता रहा है। इज ऑल्सो प्रूफ ऑफ एन ऑन गोइंग सिचुएशन, वो चल रही सिचुएशन का प्रूफ है। इज का सब्जेक्ट क्या मिलेगा आपको? इज का सब्जेक्ट अपने को मिलेगा द फैक्ट। देखना चाहो तो देख लो, टॉक्स और के ऑन के साथ चला गया, आर के साथ चला गया, मेंशन्ड एक्शन है ही, हैव बोथ साइड्स हैव खा गया उसको, तो बचा द फैक्ट। फैक्ट की बातचीत अभी भी चालू है, दोनों ने मेंशन किया है कि बातचीत चालू है। ये फैक्ट क्या है? एक सबूत है किसका? चल रही सिचुएशन का। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे उसने क्या बोला है? ए फुल डी एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब क्या? तो बढ़ाना। डी एस्केलेशन का मतलब कम करना, मतलब रिड्यूस करना, रिमूव नहीं, रिड्यूस करना। ए फुल पूरा डेस्केलेशन है, मतलब रिडक्शन है। विल वो क्या करेगा? मतलब अगर इस चीज़ में रिडक्शन होता है, सिचुएशन में रिडक्शन गिरावट आती है। विल एंटेल, एंटेल का मतलब जरूरी बना देना, किसी को जरूरी बना देगा। सोल्जर्स, किसको? सोल्जर्स को आवश्यक बना देगा। बीइंग किस फॉर्म में? बीइंग एबल, होने में, किस फॉर्म में? होने के लिए। बीइंग एबल, योग्य होने के लिए। टू किसकी तरफ? या फिर क्या किसकी तरफ नहीं है यहाँ पे, एक्शन की फॉर्म में, मॉडल की तरफ वर्क कर रहे हैं। टू रिटर्न टू देयर नॉर्मल LAC पेट्रोल्स। पेट्रोल्स का मतलब पहरेदारी वगैरह करना, पहरा लगाना, इधर गश्त करना, ठीक है। LAC मतलब नॉर्मल वाली जो LAC पहले पेट्रोलिंग चलती थी ना दोनों साइड से, मतलब नॉर्मल पहरेदारी करते थे, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो वो एबल बना देगा उनको रिटर्न करने के लिए, मतलब वापस उसी पोजीशन में पहुंचने के लिए। अब भाई कुछ ना करो, मुझे एक चीज़ बता दो कि ये जो टू है रिटर्न से पहले और जो ये टू है जो देर से पहले, ये दोनों टू सेम है क्या? एक ही है क्या दोनों? ये जुड़वा भाई है? ये जो टू है दोनों एक ही बंदा है या दो जुड़वा भाई है? जुड़वा भाई मतलब जिसका अलग अलग काम हो। ये चीज़ मुझे बता दो कि जुड़वा भाई है, दोनों को क्या है? नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है, ठीक है। दोनों का काम अलग अलग है जुड़वा भाइयों का। ये दोनों जुड़वा भाई है या एक ही है? ये बता दो। तो ये दोनों क्या है? जुड़वा भाई है। समझ में आई कैसे? क्योंकि ये जो टू है वो मॉडल है और ये सेकंड वाला टू है वो डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या एबल होंगे? क्या करने के लिए? रिटर्न करने के लिए, वापस लौटने के लिए। मतलब पहले एबल होंगे, योग्य बनेंगे, फिर वो लौटेंगे, मतलब बाद का एक्शन, बाद का एक्शन, एक्शन कनेक्शन। समझ में? बाद का एक्शन मतलब एक्शन कनेक्शन। तो एक्शन कनेक्शन मतलब मॉडल ऑफ कनेक्शन। मॉडल ऑफ कनेक्शन इसका मतलब क्या है? मॉडल है ही।
समझ में आई चीज़। और यहाँ कहाँ पे पहुँचना, रिटर्न कहाँ पे करना है, देयर नॉर्मल पेट्रोल्स, मतलब जो पेट्रोलिंग वगैरह थी ना उनकी जो पहरेदारी है उसकी तरफ उन्हें रिटर्न करना है। तो उसकी तरफ जाना है ना, एक्शन नहीं है ना, उसकी तरफ जा रहे हो, डायरेक्शन दिखा रहे हो, डायरेक्शन दिखा रहे हो, तो इसका मतलब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब टू आपका क्या है, इसे प्रीपोजिशन। तो यहाँ जो फर्स्ट वाला टू है वो क्या है भाई, वो मॉडल है, और सेकंड वाला टू है वो क्या है, प्रीपोजिशन। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। टू को देखते ही ऐसे मत सोचना ही वो प्रीपोजिशन ही है। टू की कितनी वर्किंग होती है, दो वर्किंग एज ए मॉडल प्लस एक तो एज ए मॉडल होती है और एक क्या होती है, एज ए प्रीपोजिशन। ऑन की भी दो वर्किंग मिल गई ना अपने को, एज ए एडजेक्टिव मतलब बताना किस फॉर्म में है, और एज ए प्रीपोजिशन एज एन एडजेक्टिव एंड एज ए प्रीपोजिशन, मतलब ये दो वर्किंग होती है किसकी, आपकी ऑन की। समझ में आई ना चीज़। तो ये वर्किंग आपको माइंड में रखनी है। जैसे ही आपको ऑन दिखेगा आपके माइंड में क्या आएगा, टू वर्किंग्स आएगी, एक प्रीपोजिशन वाली वर्किंग आएगी और दूसरी वर्किंग आपकी आएगी एडजेक्टिव वाली, मोड वाली, कि किस तरह की वो चीज़ है। टू दिखेगा आपके माइंड में, दोनों वर्किंग आनी चाहिए, दोनों की दोनों एक साथ आनी चाहिए, प्रीपोजिशन की तरह डायरेक्शन बताने को भी, और दूसरा एक्शन को कनेक्ट करना, मतलब इन्फिनेटिव पर्पस वगैरह बताने की भी, मतलब आगे के एक्शन को भी जोड़ने की, मतलब बहुत आपके इन्फिनेटिव की तो बहुत वर्किंग होती है, पर्पस को बता देता है, इंटेंशन बता देता है किसी का, आगे का एक्शन बता देता है, आगे होना क्या है उसको कनेक्ट कर देता है, मतलब बहुत सारी वर्किंग होती है। वो सारी वर्किंग माइंड में रहेगी तो इन्फिनेटिव में भी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि ये कैसे बोल रहा है, बात अपने आप समझ में आएगी। बोलने के लिए आप क्या करो, एक तो मैं ऐसे बोल दूँ कि एबल होना है, एबल होने का पर्पस क्या है, रिटर्न करना, हाँ ठीक है यहाँ शूट कर रहा है, और एबल हो रहे हैं आगे जाकर क्या होंगे, रिटर्न होंगे, एबल होकर फिर रिटर्न होंगे, तो इस तरीके से भी बोल सकते हो, मतलब कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, सारे तरीके आपको बोलने के आने चाहिए। अब उसके बाद में बात बोलिए, इसने क्या बोला है, पूरी बात दोबारा से देखें। डी एस्केलेशन मतलब जो अपने रिडक्शन है वो क्या करे, सोल्जर्स को क्या करेगा, कंपल्सन की फॉर्म में, मतलब ज़रूरी बना देगा, आवश्यक बना देगा एबल होने के लिए। क्या, हाँ एबल होने के लिए हो गया ना, तो मतलब जेरेंड नहीं आपका क्या है, क्लोज है। और एंटेल सोल्जर्स को क्या कर रहा है, वो एंटेल कर रहा है, और सोल्जर्स साथ साथ क्या हो रहे हैं, एबल हो रहे हैं, इसका मतलब एक्स्ट्रा एक्शन है, ये आपका क्लोज है, आईएनजी एबल बना देगा क्या करने के लिए, वापस नॉर्मल सिचुएशन में आने के लिए। ये बात अपने समझ में आई। समथिंग कोई चीज़ मिलिट्री ऑफिसर्स से, मिलिट्री ऑफिसर्स कहते हैं विल प्रोबेबली नीड, प्रोबेबली को हटा दो, संभावना की फॉर्म में, प्रोबेबली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आवश्यकता कैसे है उन्हें, प्रोबेबल वे में, नीड कैसे है, प्रोबेबल वे में, मतलब एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, एडवर्ब बिल्कुल सही यहाँ पे यूज हुआ है। लेकिन मेरे सर समझ में ये नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया कि सर यहाँ पे जो से और विल है वो कैसे हो गया, से तो एक्शन है, विल, फिर विल का सब्जेक्ट क्या होगा। तो एक चीज़ देखो, जब ऐसी गड़बड़ आ जाए, आपको मैंने बताया जब भी सेंटेंस में गड़बड़ आए तो एक बार क्लोज जरूर चेक कर लिया करो। तो यहाँ देखें जो मिलिट्री ऑफिसर्स से है ना, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, समथिंग की, मतलब समथिंग कोई चीज़ मिलिट्री ऑफिसर से, जिसको मिलिट्री ऑफिसर्स कहते हैं, विल नीड उसे आवश्यकता होगी, तो विल का सब्जेक्ट है आपका समथिंग, मतलब आप इसको हटा दो, एक बार रिमूव करके देखो पता लग जाएगा, समथिंग विल, और प्रोबेबली को भी क्या कर दो, हटा दो, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पढ़ने के लिए हटा दो, बाद में जोड़ लेंगे मीनिंग लेने के लिए। समथिंग विल नीड मतलब किसी चीज़ को आवश्यकता होगी, किसी चीज़ को आवश्यकता होगी। अब कौन सी चीज़ है जिसको मिलिट्री ऑफिसर्स कहते हैं, और आवश्यकता कैसे होगी, प्रोबेबल वे में होगी, तो दोनों के दोनों आपके वापस से वर्क कर जाएंगे। समझ में आया ना, समथिंग कोई चीज़ मिलिट्री ऑफिसर्स से, जिसको मिलिट्री ऑफिसर्स कहते हैं, से का सब्जेक्ट क्या है, डू से, सब्जेक्ट ऑफिसर्स कहते हैं, विल कोई चीज़ जो मिलिट्री ऑफिसर कहते हैं, जिसके बारे में वो बोलते हैं, बोल रहे हैं, मतलब एक टाइप से बता रहे हैं, उस चीज़ को आवश्यकता होगी, किसको, समथिंग किसके लिए यूज़ हुआ है, ये ऊपर वाली बात के लिए यूज़ हुआ है कि डी एस्केलेशन के लिए ये आपका समथिंग यूज़ हुआ है, कि डी एस्केलेशन जो रिडक्शन हो, मतलब सिचुएशन को नॉर्मल की फॉर्म में लाना, रिड्यूस करना है उसको, मतलब जो हाई अलर्ट की सिचुएशन है उसको रिड्यूस करना है, तो वो रिडक्शन है, वो ऐसी चीज़, समथिंग वो ऐसी चीज़ है, समथिंग ऐसी चीज़ है जिसको आवश्यकता होगी, मतलब उस रिडक्शन को आवश्यकता, मतलब रिडक्शन करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, उसे आवश्यकता होगी ए हाई लेवल पॉलिटिकल इंटरवेंशन, बहुत बड़े लेवल के पॉलिटिकल हस्तक्षेप की उसे आवश्यकता होगी। एंड फॉर द इंडियन साइड, अगर मैं बात करूं इंडियन साइड के लिए, मतलब इंडिया की तरफ से बात करूं, तो क्या होगा, एन इंसिस्टेंस, किसकी आवश्यकता होगी, एक इंसिस्टेंस की आवश्यकता होगी, एक आग्रह, अनुनय, एक डिमांड की आवश्यकता होगी, दैट कि चाइनीज सोल्जर्स, जो चाइनीज सोल्जर्स है, हु अपीयर जो दिखाई देते हैं, टू हैव बीन द एग्रेसर, एग्रेसर का मतलब आक्रमणकर्ता, अटैकर, जो
कैसे दिखाई देते हैं, क्या बन चुके, टू हैव बीन एग्रेसर बन चुके दिखाई देते हैं। टू हैव बीन यूज हुआ है भाई यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर टू के बाद तो V1 आती है, ये हैव बीन कहाँ से आ गया, परफेक्शन टाइप का। समझ में आई ना आप लोगों के कि सर टू के बाद में डायरेक्ट एक्शन आता है, तो हैव बीन कहाँ से आ गया। ये गड़बड़ और आपकी क्या होगी, ये डाउट आपका यहाँ से अब क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा कि सर टू के बाद में तो एक्शन आता है कि आगे एक्शन होना क्या है वो आता है, लेकिन हैव बीन वाला ये तो समझ में नहीं आया। तो एक बात बताओ मुझे, टू इन्फिनेटिव की फॉर्म में आप यूज़ करते हो तो आप एज ए प्रीपोजिशन सोचते हो कि भाई इन्फिनेटिव में से यूज़ हो जाता है। तो एक बात तो बताओ मुझे, जब इन्फिनेटिव में जो टू यूज़ होता है वो कैसे यूज़ होता है ये बता दो, फिर मैं बता दूंगा आपको कि ये सही है या गलत है। कैसे यूज़ होता है, एज ए मॉडल यूज़ होता है। तो मॉडल में परफेक्शन नहीं आ सकता क्या, मॉडल में परफेक्शन आ सकता ही नहीं आ सकता, आ सकता है। टू की जगह क्या करो, मॉडल ही तो रिप्लेस करके देखना है, समझ में आ जाएगा। मॉडल क्या करो, टू की जगह विल रख कर देख लो, टू की जगह विल रख कर देखो, विल हैव बीन होता है कि नहीं होता, ऐसा हो चुका होगा, होता है कि नहीं होता। डिड हैव बीन होता है कि नहीं होता, हैड बीन, डिड हैव बीन मतलब हैड बीन हो चुका था। तो टू हैव बीन में भाई क्या दिक्कत है। अगर मैं टाइमलाइन को मैं आपको समझाऊं, ये देखो टाइमलाइन है, तो टू क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ का पास्ट का एक्शन है तो यहाँ से आगे कनेक्ट करेगा। मतलब यहाँ हमने ऐसा किया था, अटेम्प्टेड टू सोल्व द पजल, हमने अटेम्प्ट किया पजल को सोल्व करने के लिए। अटेम्प्टेड टू सोल्व करने के लिए हमने क्या किया था, अटेम्प्टेड किया था, अटेम्प्टेड टू सोल्व द पजल। तो ये पास्ट के लिए कनेक्ट होगा, तो यहाँ से मतलब वो आगे की बात कनेक्ट करता है। हम ऐसा कर रहे हैं कुछ ऐसा करने के लिए, वी आर गोइंग देयर टू सेलिब्रेट, हम वहाँ जा रहे हैं ना इस पॉइंट पे, टू सेलिब्रेट, क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, आगे का बता रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कनेक्शन की फॉर्म में बात है, कनेक्शन की फॉर्म में मैं बात करूंगा, ठीक है। हम दिखाई देते हैं इस पॉइंट पे क्या करने के लिए, एक्शन को करने के लिए, हम दिखाई देते हैं टास्क को सोल्व करने के लिए, ठीक है। वी आर सपोज्ड, हमसे उम्मीद है, हमसे उम्मीद कहाँ पे, इस पॉइंट पे हमसे उम्मीद है, क्या करने की उम्मीद है, टास्क को सोल्व करने की। मतलब अब तो उम्मीद है आगे हम सोल्व करेंगे, तो टू सोल्व हो गया, ठीक है, टू सोल्व द टास्क हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं कि हमसे उम्मीद है, क्या उम्मीद है, वी आर सपोज कि हम टास्क को सोल्व कर चुके हैं, हमसे उम्मीद है टास्क सोल्व की जा चुकी, या हमसे उम्मीद है हम उम्मीदित है टास्क सोल्व कर चुके। तो आगे सोल्व करोगे या कर चुके हो सोल्व आप, उम्मीद तो अब आई है ना, और सोल्व कब कर दिया, पास्ट में कर दिया। तो बात बताओ मुझे, उम्मीद ही क्या है, सोल्व करने की है ना, उम्मीद ही सोल्व करने की है, इसका मतलब उम्मीद सोल्व करने की है, तो दोनों एक्शन में क्या हुआ, कनेक्शन हुआ ना। तो मॉडल क्या आएगा, कनेक्शन का मॉडल आएगा ना, कि उम्मीद ही क्या है, सोल्व कर, उम्मीद ही बेस फॉर्म ही क्या, उम्मीद ही क्या है, बेस क्या है उसका, उम्मीद का बेस ही उम्मीद है किस चीज़ की, सोल्व करने की है। तो आप ऐसे अलग सेंटेंस नहीं बनाओ, हमसे उम्मीद है कि हम सोल्व करें, पूरी बात थोड़ी बोलोगे, उम्मीद ही सोल्व करने की है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बोल देंगे कि अलग से सेंटेंस बना देंगे कि हमें उम्मीद है, हमसे उम्मीद है कि हम पजल को सोल्व करें, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लैंग्वेज होती है वो किस लिए यूज़ होती है, किस तरीके से यूज़ होती है, लैंग्वेज यूज़ होती है आपकी फीलिंग्स को बताने के लिए। तो हिंदी में तो आपको आती है, इसलिए आपने बोल दिया कि हमें उम्मीद है कि हम सोल्व करेंगे, और आपने ये भी बोल दिया हमसे उम्मीद है सोल्व करने की। इंग्लिश में कैसे बोलोगे इस बात को, इंग्लिश में एक ही तरीके से बोलोगे, जब हिंदी में इतने तरीके से बोल सकते हो तो इंग्लिश में क्यों नहीं बोल सकते आप, कम्युनिकेशन है ये, जब आपकी फीलिंग्स। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि अपने कुछ सेंटेंसेस रटे होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर रटी होती है, अपने को सब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, इसलिए इंग्लिश में बोलने के लिए जब अपने को ऐसे लगता है ना, आप लोगों को लगता है कि ये बात मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ, लेकिन उस बात को आप इंग्लिश में बोल नहीं पाते, कि आप डायरेक्ट बात को, अपनी फीलिंग्स को बोल नहीं पाते, फिर आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात को चेंज करके अलग तरीके से बोलना होता है। क्योंकि हिंदी में मैंने बोल दिया ना कि हमसे उम्मीद है कि हम सोल्व करें, हमसे उम्मीद है सोल्व करने की, तो हिंदी में दोनों तरीके से मैंने फीलिंग बोल दी। लेकिन अगर आप ये फीलिंग बोलना, हमसे उम्मीद है सोल्व करने की, शॉर्ट में आप बोलना चाहते हो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, क्योंकि अपने को तो ये सेंटेंस आता नहीं है, ऐसे तरीके आते नहीं है, इसलिए आपकी फीलिंग्स आप अपनी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप इंग्लिश मतलब कोई भी लैंग्वेज अपनी फीलिंग्स से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इसको मतलब आपको उस लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, उसके प्रैक्टिकल अप्रोच आपको पता नहीं है कि उसका प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज़ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश को आप ड्राइव नहीं कर रहे, इंग्लिश आपको ड्राइव कर रही है। एक बात और बताओ मुझे आप लोग, जो लैंग्वेज वगैरह बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है, कम्युनिकेट करने के लिए बनाई जाती है, अपनी बातें सामने रखने के लिए बनाई जाती है, अपनी फीलिंग्स को सामने रखने के लिए बनाई जाती है, फीलिंग के लिए यूज़ की जाती है। इंस्ट्रूमेंट होता है, अपना हथियार है। जैसे मान लीजिए अपने कंप्यूटर यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, नेट वगैरह चलाने के लिए, वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए, मोबाइल वगैरह यूज़ कर, कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बताओ मोबाइल किसने बनाया,
इंसान ने बनाया, अपनों ने बनाया, अपनी सुख सुविधा के लिए बनाया, और मोबाइल अपने पे हावी हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी क्या? मोबाइल अपने मोबाइल को कंट्रोल करते हैं, और मोबाइल अपने कंट्रोल करने लग जाए तो आपकी सिचुएशन खराब होगी कि नहीं होगी? रोबोट्स आपको कंट्रोल करने लग गए। तो यही चीज़ आप लोगों के साथ, इसलिए आपको इंग्लिश नहीं आती कि आप इंग्लिश को कंट्रोल नहीं करते, इंग्लिश आपको कंट्रोल करने लग गई। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ें रटी हुई है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं आती, इसलिए इंग्लिश आपका बनाया गया, आपका गुलाम मान सकते हो। एक टाइप से इंसान का तो गुलाम ही होते कोई लैंग्वेज, मतलब उसने ही बनाई है। तो एक टाइप से मानो आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुख सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए क्या है, इंग्लिश बनाई गई है ताकि वो आपके काम आए। तो आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना आना चाहिए, ना कि इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करे। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके साथ गड़बड़ है, इसका मतलब इंग्लिश आपको यूज़ कर रही है। करना क्या चाहिए था? आपको इंग्लिश को यूज़ करना चाहिए था, आपने इंग्लिश को यूज़ करना चाहिए था। दिक्कत सबसे बड़ी यही है। तो अब मैं यहाँ से आपको समझा दूँ कि ये पॉइंट पे उम्मीद है क्या करने की, आगे जाकर सोल्व करने की। अब उम्मीद क्या है? सोल्व कर चुका, मतलब सोल्व हो चुकी है वो चीज़ की आपने सोल्व कर दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने सोल्व कर दिया होगा, मतलब पहले आप सोल्व कर चुके हो। तो है तो कनेक्शन ही ना, तो कनेक्शन का मॉडल तो क्या रहेगा आपका? टू ही रहेगा, लेकिन बात पास्ट की होगी, इसका मतलब क्या है? टू का पास्ट आएगा। अब टू का पास्ट टुड तो होता नहीं है, ठीक है? तो क्या करेंगे, आपको पता है ना, जब किसी का पास्ट नहीं मिलता, पास्ट में अपने कर रखा, वो टेंस वाली फिर से वीडियो देख लेना, वहाँ पे भी बता रखा है। जब किसी का पास्ट नहीं मिलता तो एक जो परफेक्ट होता है ना उसका, वो उसका पास्ट ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? टू हैव आ जाएगा, कर चुका। तो मतलब समझ में आया ना आप लोगों के? तो मतलब ये लगा कि वो दिखाई दे चुके हैं, आक्रमणकारी बन चुके, अटैकर फॉर्म में आ चुके, मतलब ऑलरेडी आ चुके हैं, और वो अब दिखाई देते हैं कि वो अटैकिंग फॉर्म में आ चुका है। मतलब अब पता लगा है कि हाँ वो अटैकिंग फॉर्म में आ चुके हैं, मतलब अटैक करना चाहते हैं, मतलब ऑलरेडी अटैकिंग फॉर्म में आ चुके हैं। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा से इसको कर लेना, और गारंटी आ गया क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। रिटर्निंग टू, रिटर्न करते हुए टू पोजिशंस, पोजिशन स्थिति पे, दे प्रीवियसली हेल्ड, पोजीशन कौन सी? जो प्रीवियसली उन्होंने हेल्ड की थी, मतलब पहले वो रखी हुई थी, उस पोजीशन पे क्या करते हुए? रिटर्न करते हुए। किसके लिए यूज हुआ रिटर्निंग? चाइनीज सोल्जर क्या करते हुए? रिटर्न करते हुए। तो आईएनजी क्लोज हो गया किसका? चाइनीज सोल्जर्स का। सर ठीक है, मेरे समझ में आ गया। एंड का रिफ्लेक्शन मैं देखूं तो सर कहाँ से है? एंड का रिफ्लेक्शन है आपका नीड के बाद से है। नीड के बाद से कैसे है कि समथिंग ऑफिसर कहते हैं कि उन चीज़ की आवश्यकता है, एक तो इंटरवेंशन की, और इंडियन साइड के लिए बात करें तो आवश्यकता है एक इंसिस्टेंस, मतलब डिमांड की, एक अनुनय, आग्रह करने की आवश्यकता है। अब ये फॉर द इंडियन साइड है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट आप पढ़ कर देखो, यहाँ से रिफ्लेक्शन लेगा क्या? समथिंग विल नीड, समथिंग विल नीड एन इंसिस्टेंस, समथिंग विल नीड एन इंसिस्टेंस, इसने ये बात यहाँ पे बोली है। आप लोगों को समझ में आया? फॉर द इंडियन साइड उसने एक्स्ट्रा बोल दिया। कैसे? कि समथिंग विल नीड फॉर द इंडियन साइड, मतलब उस चीज़ को आवश्यकता इंडियन साइड के लिए एक इंसिस्टेंस की। सबसे पहले बोला उसने उस चीज़ को आवश्यकता है एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन की, और उस चीज़ को आवश्यकता इंडियन साइड के लिए, मतलब इंडिया के लिए आवश्यकता है एक आग्रह करने की। किससे? चाइनीज सोल्जर, मतलब चाइना से। इस तरीके से इसने बात बोली, इंसिस्टेंट दैट की चाइनीज सोल्जर्स रिटर्न करते हुए। अब आप बोलो सर चाइनीज सोल्जर है, ये तो दैट की फॉर्म में लगा, तो अलग से सेंटेंस बना। तो ये देखो बहुत शानदार चीज़ सीखोगे यहाँ से। चाइनीज सोल्जर तो क्या है? एक्स्ट्रा आपका क्या अलग से सब्जेक्ट है, क्योंकि उसे आगे सेंटेंस तो मिला नहीं, क्योंकि दे प्रीवियसली हैल्ड, तो क्या सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है किसका? पोजीशन का। तो हैल्ड को तो क्या मिल गया? दे सब्जेक्ट मिल गया, प्रीवियसली आपके एडवर्ब भाई। पोजीशन पे रिटर्न करना है, कौन सी पोजीशन? जो प्रीवियसली हेल्ड, जो पहले उन्होंने हेल्ड कर रखी थी, मतलब पहले जिस सिचुएशन में वो थे। तो ये सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है पोजीशन का। ये तो सर मेरे समझ में आया। पोजीशन कौन सी? दे प्रीवियसली हेल्ड द पोजीशन रिटर्निंग टू दैट पोजीशन, ये मेरे समझ में आ गया बैक रिफ्लेक्शन से। लेकिन मेरी ये समझ नहीं है, चाइनीज सोल्जर कहीं से सेटिस्फाई नहीं हुआ सर, क्योंकि दैट तो क्या की है। तो हु अपीयर, हु क्या है? अपीयर का अलग से सेंटेंस दे दिया, और रिटर्निंग क्या है? क्लोज है। तो यहाँ तो सेंटेंस नहीं मिला सर, ये तो गड़बड़ हो गई, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब देखना कैसे पढ़ेंगे इसको। तो विल नीड, इंसिस्टेंस को हटा देना एक बार, आप इंसिस्टेंस को हटा देना। क्या होगा? समथिंग विल नीड चाइनीज सोल्जर्स रिटर्निंग, हु वाले को भी हटाओ, ऐसे लगेगा। समथिंग विल नीड, मतलब उस चीज़ को आवश्यकता है चाइनीज सोल्जर रिटर्न करते हुए। समझ में आई ना बात? तो नीड का तीर लग गया ना चाइनीज सोल्जर के। तो यही बात उसने बोली है, इंसिस्टेंस है, उसको सिर्फ डिफाइन किया है किस फॉर्म में? चाइनीज सोल्जर रिटर्निंग की फॉर्म में। मतलब पूरा सेंटेंस बोले तो ये आपका एक्स्ट्रा सेंटेंस है, कहाँ तक?
दैट से लेकर हैड तक, इसको एक बार हटाओ, आपके समझ में आ जाएगा क्या है कि समथिंग विल नीड, मतलब समथिंग को आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, उसे आवश्यकता है एक आग्रह की, आग्रह मतलब एक विनती की आवश्यकता है। अब विनती, इंसिस्टेंस क्या, विनती क्या, कि चाइनीज सोल्जर क्या करे, वापस से अपनी पोजीशन पे रिटर्न करे। समझ में आया ना। तो ये जो इंसिस्टेंस है वो सेम का सेम वैसे ही चला गया। मिस्टर क्लार्क द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, उसी को क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। समझ में आया आप लोगों के, मीनिंग समझ में आया। बहुत शानदार वाला सेंटेंस है। नई चीज पता लगी आज अपने को एडिटोरियल से, इसलिए एडिटोरियल काम आते हैं। नई चीज पता लगी कि नहीं लगी, कैसे पता लगेगा, इंसिस्टेंस वाले दैट तक यहां तक हटा दो, क्योंकि दैट जो है कि इंसिस्टेंस क्या है, इंसिस्टेंस है ही क्या, आग्रह है क्या कि चाइनीज सोल्जर रिटर्न करे, यही तो आग्रह है। तो ये जो इंसिस्टेंस है उसी को डिफाइन कर रहा है, चाइनीज सोल्जर्स की रिटर्निंग, मतलब चाइनीज सोल्जर्स रिटर्निंग, चाइनीज सोल्जर्स की जो रिटर्निंग है वही एक क्या है, मतलब उनकी बोल सकते हो आप रिक्वेस्ट है एक टाइप से, ये बात उसने बोली है। समझने के लिए क्या करो, एन इंसिस्टेंस को हटाओगे तो दैट तो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि वो तो डिफाइन कर रहा है उसको। तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करो, क्या होगा, समथिंग विल नीड, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सारी हटा रहा हूँ समझने के लिए। समथिंग विल नीड चाइनीज सोल्जर्स, अब हु अपीयर वाला भी हटा दो, जो अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं, अग्रेसिव दिखाई देते हैं, उन चाइनीज सोल्जर की बात करें, बाद में ऐड कर लेंगे, समझने के लिए एक बार कर लेते हैं कि समथिंग विल नीड मतलब उस चीज़ को आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, चाइनीज सोल्जर रिटर्निंग, चाइनीज सोल्जर्स की रिटर्निंग, मतलब उन्हें आवश्यकता है किसकी, चाइनीज सोल्जर रिटर्न करते हुए, आवश्यकता है चाइनीज सोल्जर कैसे रिटर्न करते हुए, उस बंदे की आवश्यकता है क्या, चाइनीज सोल्जर, मतलब अपनी कंट्री की आवश्यकता है, चाइनीज सोल्जर आवश्यकता है कैसे, रिटर्न करते हुए। समझ में आई चीज़, इस तरीके से इसने क्या किया, यहाँ पे काम किया है। समझ में आई चीज़, मुझे आवश्यकता है आप लोगों की क्या, पढ़ते हुए, आई नीड यू स्टडिंग। समझ में आई चीज़, आई नीड यू लर्निंग द फैक्ट्स, मुझे आवश्यकता है आपकी चीज़ों को क्लियर करते हुए, लर्न करते हुए, ना कि कोई चीज़ रटते हुए, ना कि रूल्स रटते हुए, और ना ही स्ट्रक्चर वगैरह रटते हुए, मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है बेस्ट कॉन्सेप्ट, रियलिटी, साइंटिफिक अप्रोच लर्न करते हुए, लर्निंग फॉर्म में आप होना। समझ में आई, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो मतलब क्या निकला यहाँ से कि आवश्यकता उसे ऑफिसर, जैसे कि ऑफिसर्स कहते हैं उस तरीके से आवश्यकता है, एक तो इंटरवेंशन की पॉलिटिकल, और इंडियन साइड की बात करें, इंडिया की तरफ से बात करें तो उन्हें आवश्यकता है एक आग्रह की, इंडियन साइड के लिए बात करें तो उन्हें आवश्यकता है किसकी, चाइनीज सोल्जर की रिटर्न करते हुए आवश्यकता है उन्हें, मतलब इंडियन साइड की तरफ से अपने बात करें तो उन्हें आवश्यकता है चाइनीज सोल्जर रिटर्न करते हुए, ये आवश्यकता है ताकि चाइनीज सोल्जर वापस चले जाए। ये आई थिंक ये चीज़ आपके यहाँ पे ये सेंटेंस क्लियर हो गया। देखो यहाँ टाइम कंज्यूम हो रहा है लेकिन चीज़ें बहुत क्लियर, मैंने आपको पहले बोला था एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेंदी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जाएगा लेंदी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस एडिटोरियल से आपकी हद से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, बहुत नई नई चीज़ें मिलेगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। समझ में आ रही ना। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना, बिना टाइम को देखे हुए, क्योंकि टाइम आपका अगर मान लो डबल लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखोगे यहाँ पे आप कई गुना 10 गुना एक्स्ट्रा सीखोगे, ये मेरी गारंटी। अगर आपने डिटेल से कॉन्सेंट्रेशन के साथ दिया और टाइम को देखते हुए साथ में चले कि भाई, क्योंकि बिजी हो ही आप लोग, बहुत ज़्यादा बिजी हो, ठीक है, अगर उस बिजीनेस को साथ में लेकर चले, पता नहीं बिजी हो किस में, ये तो मुझे ही नहीं पता, करते धरते कुछ नहीं हो, तीर पता नहीं कौन सा मारा है आपने, तीर तो आज तक कुछ मारा नहीं है, ठीक है, फिर भी आप लोग बिजी हो, चलो बिजी मान लेते हैं कि आप लोग बिजी हो, हमसे भी ज़्यादा बिजी हो, तीर तो वैसे नहीं मारा, आउटपुट चलो बाद में आएगा कभी लास्ट में जाकर, फिर भी आप लोग बिजी हो, अगर उस बिजनेस को साथ में लेकर चलोगे तो देखना कुछ भी नहीं बनेगा, टाइम वेस्ट ही होगा देखने का, फिर तो देखो ही मत। फिर तो मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि मेरी वीडियोस आप ना देखना आज से बंद ही कर दो। अगर आपको डायरेक्ट टाइम पास की फॉर्म में बस ऐसे घर वालों को दिखाना है और खुद को, मैन तो खुद को सेटिस्फाई करना है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। देखो एक चीज़ ये भी होती है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, अगर ऐसे सेटिस्फाई करना है फिर मेरी वीडियोस मत देखो भाई, बोर हो गए मेरी वीडियोस के अंदर, समझना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करवाऊंगा ना, तो मुझे वो मतलब है कि मुझे रिव्यू ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस चीज़ में। वो व्यूज़ आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि मेरे से पार्शियलिटी होती नहीं है, ना तो मैं व्यूज़ के लिए आपको कभी रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जा सकता हूँ, ना ही मैं आपको अंधेरे में रख सकता हूँ। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मुझे पता है, मुझे रियल टर्म्स पता है। यूट्यूब पे अगर आपको अपनी वीडियोज़ चलानी है तो एक ही टर्म होती है, वीडियो छोटी छोटी बनाओ। यूट्यूब पे वीडियो चलाने का मतलब है वीडियोज़ छोटी छोटी बनाओ,
ठीक है, उससे मेरा काम चल जाएगा लेकिन आप लोगों का कोई काम नहीं चलेगा। साथ में तो आपका नेट पैक खराब होगा, नेट वेस्ट होगा, और साथ ही साथ आप कुछ सीखोगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। पैसा आ जाता है लेकिन टाइम नहीं आता। सबसे बड़ी चीज़ वो है आपका टाइम वेस्ट होगा। वो काम मैं तो कर नहीं सकता। हाँ, आप लोगों ने मजबूर कर दिया कभी, ठीक है, तो पता नहीं है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप है ना, मैं बार बार बोलता भी नहीं वो चीज़। हो सकता है आप लोग मजबूर कर दो, क्योंकि देखो ज़रूरत तो सभी को होती है। मान लो मेरा ये सही से नहीं चला, मेरी खुद की इनकम नहीं होगी, अच्छे से इनकम नहीं होगी, तो मैं कैसे आपको आउटपुट दे पाऊंगा? जब खुद का ही घर नहीं चलेगा मेरा, तो मैं आप लोगों का कैसे चला? मैं खुद भूखा मर जाऊंगा, तो आप लोगों का कैसे कर दूंगा कुछ? समझ गए हैं? इसलिए ना वीडियो क्या किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और बोलो जितने भी आपके जानकारी पढ़ने वाले हैं उनको बोलो कि चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब करे, ठीक है ना? क्योंकि दोनों चीज़ें से दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। मेरी इनकम भी तो ज़रूरी है ना। मैं आपसे कोई थोड़ी पैसे ले रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे फ्री पढ़ा रहा हूँ। मैं अगर पैसे लूँगा तो किससे लूँगा पैसे? मैं यूट्यूब से लूँगा। यूट्यूब क्या है? फॉरेनर कंपनी, अपनी कंट्री में ही पैसा आ रहा है। कोई नेगेटिव वे में तो जा नहीं रहा, अपनी कंट्री में ही पैसा आ रहा है ना, अपने पास ही पैसा आ रहा है। और मेरे पास पैसा आएगा तो मैं क्या करूँगा? उस चीज़ें से क्या होगा कि मतलब आगे हो सकता है कि मैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने लग जाऊँ आपको, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडियो वगैरह तैयार करके। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ मोबाइल से। हो सकता है बहुत बड़ा स्टूडियो, लेकिन स्टूडियो तैयार करने के लिए पैसे चाहिए ना, तो खुद से तो नहीं लगा सकता। वो कहाँ से? यूट्यूब। आप लोगों से तो नहीं मांग रहा ना, आप लोगों से नहीं मांग रहा। तो ये आप लोगों की ड्यूटी खुद से बनती है, मेरे बोलने से नहीं होता। ये खुद में सेल्फ आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इस बात की। समझ में? मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ ये है, सारा कुछ छोड़ो आप, वो तो चलो आप कर ही लोगे, करना होगा तो कर लेना, ना करो तो ना करो, आपकी मर्जी है। क्योंकि जब मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं बचेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड भी नहीं करवा सकता, क्योंकि मुझे भी सोर्सेज की ज़रूरत है। तभी जाकर मैं आपको क्या कर सकता हूँ, आउटपुट दे सकता हूँ। जब मैं खुद के सोर्सेज नहीं है, मैं मतलब भूखा तो नहीं रह रहा, ठीक है, मान लो एक टाइप से, मतलब खुद कोई नीड बहुत ज़्यादा है, खुद मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मेरा काम नहीं चल रहा, मान लो एक टाइप से अपने बात करें तो, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, मैं आपको कैसे पढ़ा दूंगा? तो उस आउटपुट को लेने के लिए आपको थोड़ा इनपुट तो देना पड़ेगा ना। और इनपुट बिल्कुल ईजी है, क्या? लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला इनपुट है। इससे बड़ा कोई इनपुट है ही नहीं। ना तो आपसे पैसे लेने हैं, ना कोई बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ना कोई पैड, मैंने चैनल को पैड कर रखा है कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है? सबसे ये बात तो अलग होगी, चलो जो मैंने क्लियर की है वो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपकी, कि मेरी वीडियोस देखनी है तो कंसंट्रेशन के साथ देखनी पड़ेगी। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब मान लीजिए फुल स्पीड में देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वीडियो को, आपको टाइम तो दिख ही जाता है कितने मिनट की वीडियो है, वो देखते ही कितने आवर्स की वीडियो है, वो दिखते ही आपके क्या हो जाता है। देखो अपने को, अपने पेपर सोल्व करते हैं अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एडिटोरियल में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ से अपनी चीज़ें सीखते हैं। अगर वहाँ पर आपको ऐसे लगता है तो मेरी वीडियोज़ आप मत देखो। आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस देखकर प्लीज़ मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। मेरी वीडियोस देखकर, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करके मेरे ऊपर मत डालो बात, क्योंकि मुझे अंदर से फील हो जाएगा अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो क्या फील होगा, खुद से अपने आप सेल्फ फील हो जाता है कि है ना, तू बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहा है। इससे अच्छा है मैं वीडियो अपलोड करनी ही बंद कर दूँ, चैनल को ही बंद कर दूँ। उससे मतलब उससे कई गुना बेटर है बच्चों को बेवकूफ़ बनाने से, बहुत ज़्यादा बेटर है बच्चों को बेवकूफ़ बनाने से, क्योंकि अंदर से आत्मा में चोट लगती है। ये समझ गए चीज़, खुद पे चोट लगती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, आत्मा पे चोट लगनी। तो अभी तक तो आत्मा भाई बहुत प्योर है, आगे का कुछ कह नहीं सकता, करप्शन आ जाए, लेकिन आएगा नहीं, अब तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा बेस देखो, स्ट्रगल वगैरह सब कुछ किया हुआ है, तो सारी चीज़ें पता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप लोगों ने तो स्ट्रगल किया ही किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जाकर, आप जो स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं अच्छे से, बहुत हाई लेवल पर जाकर आया हूँ वापस से बैक, और वापस अब ग्रोथ कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो तो आपको पता है होता ही है, ठीक है। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा बेटर समझता हूँ चैनल को बंद कर देना, वीडियो अपलोड करना बंद कर देना बच्चों को बेवकूफ़ बनाने से। इसलिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, वीडियोस में लेंथ दी जाएगी लेकिन वहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंप्लीट वीडियो को देखना है। डायरेक्ट उसका टाइमिंग देखते ही उसको स्किप करने की कोशिश मत करना, कुछ नहीं सीखोगे, सेम के सेम वैसे ही बने रहोगे कि सर हम खुद को सेटिस्फाई करने का तरीका होता है, बता ही देता हूँ थोड़ा सा आपको। सेटिस्फेक्शन ऐसे आता है, देखो घर वालों को दिखा दिया, खुद को दिखा दिया कि मैंने 18 घंटे पढ़ाई की, 18 घंटे पढ़ाई की, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई 18 घंटे पढ़ाई की, लेकिन उसका कंक्लूजन तो निकालना, 18 घंटे में से तूने निकाला क्या है? एक टाइप से अपने बात करें, आपने तो वो बात कर दी कि गन्ने का रस निकाल रहे हो आप, ठीक है, अपने शॉप वगैरह स्टार्ट किया, मान लो जूस बार स्टार्ट किया, गन्ने का रस निकाल रहे हैं। सर हम गन्ने का रस निकाल रहे हैं, हमने कौन से गन्ने का निकाल रहे हैं? जो ऑलरेडी जिसका रस निकला हुआ है उसका रस निकाल रहे हैं। जो गन्ना ऑलरेडी, सर हमने है ना
5 घंटे तक सूखे हुए गन्ने का, मतलब जिसका रस निकाल दिया किसी शॉप वाले ने, वहाँ पे उसने कचरे में डाले, वो कचरा उठा के लाए और 5-6 घंटे तक लगातार रस निकाला, फिर भी सर रस नहीं निकला, उसका जूस नहीं निकला गन्ने का। तो भाई उसका जूस कैसे निकलेगा? आप कर क्या रहे हो? नॉनसेंस चीज़। वही सेम केस ऐसे है, वो 5 मिनट की वीडियो देखते हो, 10 मिनट की वीडियो देखते हो, उसमें सीखोगे क्या? लोग बोल देते हैं आपको 5 मिनट में ये करो, 5 मिनट में वो करो, 5 मिनट पता नहीं क्या क्या करो। अरे 5 मिनट में नहीं होता, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए हर चीज़ के लिए। जो चीज़ बचपन से नहीं आती वो एकदम से सीख जाओ, हाँ बिल्कुल ईजी है, पता है हमें बिल्कुल ईजी है, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो ईजी है, बिल्कुल ईजी है। लेकिन जो बचपन से नहीं है वो 5 मिनट में कैसे सीख जाओगे यार? इतने साल बर्बाद कर दिया आप लोगों ने कि ऐसी बेतुकी, कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो आप लोग, 5 मिनट में सीख जाएंगे? कितनी मतलब बेवकूफ़ बनाने की हद होती है, एक रियलिटी है ये। समझ में आया आप लोगों को? 5 मिनट में सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा। वही वाला केस है, वैसे गन्ने के रस निकालते रहना, क्योंकि डायरेक्ट तो गन्ना आप खरीदने लायक ही नहीं रहोगे अगर बेरोजगार रहोगे तो बचा हुआ कचरा है ना, उसी से निकालने की कोशिश करना, उसी से जूस बनाना। फिर समझ में आ रही है ना चीज़? वो वाला केस है आप लोगों के साथ। इसलिए कंप्लीट, जितनी बड़ी लेंथी वीडियो होती है ना, उसमें चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होती है। अब जितनी बातें मैंने बीच में बताई है, ये भी आपके काम की ही बातें हैं। कई स्टूडेंट के ये भी होता है कि सर ऐसी बातें क्यों करें, हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब, पढ़ाओ। ओनली पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, रियल फैक्ट प्रैक्टिकल चीज़ें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी भी उनको गुस्सा आ रहा होगा क्लास के साथ में कि ना सर ना फालतू में से ज्ञान क्यों दे रहे हैं, हमें तो ये तो पता ही है। कुछ नहीं पता आप लोगों को, पता होता ना तो ये सिचुएशन नहीं होती आप लोगों की। समझ में आ रही है चीज़? तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सॉल्यूशन से ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस, पता होना कि क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल करना है। समझ में आए आप लोगों को? तो इसलिए अवेयर हो जाओ और रियल फैक्ट को समझना सीख जाओ, बेवकूफ़ बनने बंद हो जाओ। मेरी तो यही बात है। अब चलते हैं एडिटोरियल पे, बहुत ज़्यादा हो गया। इतने में समझ में आना था तो इतने में समझ में आ जाएगा, और जिसको नहीं आना तो उसके आगे कितने ढोल बजाओ, उसको वैसे ही समझ में नहीं आना। वो भाई आपका है, वो आपका ओपिनियन है, वो आपकी मर्जी है। आप अपनी लाइफ को स्पॉइल करना चाहते हो तो करो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप स्पॉइल ना करो, बहुत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आप मरना चाहते हो तो मरो भाई, कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्योंकि ग्रेजुएशन आप लोगों की हो चुकी है, मैच्योर आप हो चुके हो, नॉलेज आपको है, प्रैक्टिकल पता है, दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। फिर भी जानबूझकर ओंखली में सर दे रहे हो, मतलब जानबूझ के मरने के लक्षण है आप लोगों के। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता जब आप खुद बचना ही नहीं चाहते। बस होगी बहुत ज़्यादा बातें, तो अब अपने चलते, मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो वैसे आप लोग वही इमोशनल कर देते हो, ठीक है? मैं इमोशनल हो गया, चलो चलते आगे बातें करते हैं। मतलब ये तो समझ में आ गया आपके, इन द मिडेस्ट का मतलब मध्य में, बीच में, ऑफ दीज सेंसिटिव नेगोशिएशंस, ये जो सेंसिटिव नेगोशिएशंस है, इन द मिडेस्ट ऑफ दीज सेंसिटिव नेगोशिएशन जो बातचीत वगैरह हुई है, सेंसिटिव मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, क्रिटिकल फॉर्म में अपने बात करें, मिडेस्ट, इसके बीच में द इंटरवेंशंस का मतलब क्या है? तो हस्तक्षेप है बाय द यूएस, किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। कम एज आती है एज इनऑपर्चून डिस्ट्रैक्शन। इनऑपर्चून का मतलब असामयिक बोलते हैं, मतलब सही टाइम पे ना आना। असामयिक, डिस्ट्रैक्शन का मतलब अपने बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्ट करना किसी को, मतलब किसी का ध्यान भंग करना। तो जो इंटरवेंशन है वो आती है। अब तो कम यूज किया उसने, इंटरवेंशंस का कम का सब्जेक्ट है इंटरवेंशन। अब आप बोलो सर आती है, ये रेगुलर थोड़ी है। देखो, आप प्रेजेंट सिंपल के लिए क्या आप लोगों के दिमाग में बना हुआ है, मतलब आप लोग के तो नहीं, आपको तो मैंने क्लियर करवा दिया। मान लो न्यू स्टूडेंट्स है जो मेरे से नहीं पढ़े हुए, उनके दिमाग में क्या बना हुआ है कि प्रेजेंट सिंपल बताता है फिक्स यूनिवर्सल को, जो हमेशा होता हो। सर ये हमेशा थोड़ी इंटरवेंशन करता है, इसने तो एक बार किया है, तो इज कमिंग बोलना चाहिए था ना। प्रेजेंट जो आपका सिंपल होता है उसमें डज होता है, डू या डज होता है, और वो किस तरह से वर्क करता है? फिक्स की फॉर्म में वर्क करता है। रियल वर्किंग नहीं पता आप लोगों को, दिक्कत सबसे बड़ी आप लोगों को रियल वर्किंग नहीं पता। रियल वर्किंग क्या होती है? फिक्स की बात करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इम्पैक्ट को बताता है। पास्ट में भी प्रेजेंट सिंपल आ जाता है। समझ में आ रही है ना आप लोगों को कि वहाँ पे ऐसा हुआ था, इतने में अचानक से विस्फोट हुआ, फिर वहाँ पे मान लीजिए क्रिमिनल आ गए, इतने में आता है सुपर हीरो। समझ में आई चीज़ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल आ गए थे, लोगों को मार रहे थे, इतने में आता है सुपर, ठीक है? देन कम्स द सुपर हीरो। समझ में आई चीज़? सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, इतने में आता है सुपर हीरो। देन कम्स द सुपर हीरो। एम्फेसाइज करा किस पे? सुपर हीरो के आने के, मतलब इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई, सब कुछ ऐसे हो गया था, इतने में वो आ जाता है। समझ में एक चीज़? तो एम्फेसाइज के लिए यूज होता है आपका डू डज।
प्रेजेंट यूज हो जाता है आपका। पास्ट में, फ्यूचर में तो आपने देखा ही होगा, जब टाइम फिक्स होता है उसके लिए भी क्या यूज होता है, तो प्रेजेंट में ये यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट सिंपल की वर्किंग रेगुलर फिक्स को, क्वालिटी को बताना भी होता है, और प्रेजेंट सिंपल की वर्किंग अपनी बात करें तो उसकी एक वर्किंग एम्फेसाइज को भी बताना होता है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी टेंस। टेंस की वर्किंग, irrespective of any tense, the working of the present simple is also a giving a emphasis। समझ में आई चीज, एक एम्फेसाइज फॉर्म में बताना, एक एम्फेसिस देना भी उसकी वर्किंग होती है, ये इसकी वर्किंग होती है। तो जैसे प्रेजेंट सिंपल आप लोगों के माइंड में आए, पास्ट में आए, तो डायरेक्ट उसको क्या कर देना, नेगेटिव मतलब रोंग मत कर देना। क्यों, एक बार चेक कर लेना क्या एम्फेसिस है या नहीं है, एम्फेसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा, वहां पे गारंटी है कभी गड़बड़ नहीं होगी आप लोगों के साथ। समझ में आ रही, अब चीजें समझ में आई ना, टेंस क्यों नहीं आते अपने लोगों को, समझ में आया ना, क्यों नहीं आते टेंसेज आप लोगों को, क्योंकि रटी हुई है सारी चीजें। ये इसलिए यूज होता है, लिखवा दिया आपको टीचर ने, ये फिक्स के लिए यूज होता है, ये रेगुलर के लिए यूज होता है, ये ऐसे होता है, ऑलवेज के साथ होता है, ये होता है, वो होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आ रही ना आप लोगों की चीजें, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल वर्किंग सीख जाओ हर चीज़ की। तो प्रेजेंट की वर्किंग आप लोगों को आएगी, और कहाँ से आएगी, जैसे आप यूज़ करोगे चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है ये सेंटेंस तो गलत है नहीं, एडिटोरियल पढ़ा। अब आपको सीखना है ये ऐसे कैसे हुआ, बस वो चीज़ पता कर लो। सेंस आपका चमका हुआ है, चमक चुका, आई थिंक अब तक चमका दिया मैंने आपका, ठीक है, सेंस आपका चमका हुआ है, बस पता लग जाए कि ये कैसे हुआ, फिर आपको गारंटी है कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। आई थिंक क्लियर आप लोगों के। तो मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें चल रही थी, इनके बीच में एकदम से इंटरवेंशन आता है, किसका, यूएस का इंटरवेंशन आता है, उसकी हस्तक्षेप होती है, एम्फेसाइज फॉर्म में बोला है। आई थिंक क्लियर है, जल्दी चलो नहीं तो टाइम लगेगा यहाँ पे ज़्यादा एडिटोरियल में। आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट कमेंट, पहला कमेंट, पहले कमेंट की बात हुई है। द फर्स्ट कमेंट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते कोई पहला कमेंट आया, बाय किसके द्वारा, बताया किसके द्वारा, देन, उस टाइम का, देन का मतलब तब का, कब का, लास्ट वीक, जो लास्ट वीक उस पॉइंट पे बात कर। देन सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल, देन सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल। अब ऑफिसर नहीं बोला यहाँ पे, ऑफिशियल बोला है। ऑफिशियल होता है जो भी किससे होता है, रिलेटेड होता है, ऑफिस से रिलेटेड, उसमें पियोन भी आ जाता है, सारे आ जाता है। ऑफिस में काम करने वाला लोवेस्ट रैंक से लेकर हाईएस्ट रैंक वाला पर्सन ऑफिशियल होता है, ऑफिसर हाईएस्ट रैंक वाले होते हैं। समझ में चीज़, ऑफिशियल एंड ऑफिसर में आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। जो आया एक उस टाइम के सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल के द्वारा, लास्ट वीक जो फर्स्ट कमेंट, पता नहीं कमेंट, उसको अभी सब्जेक्ट नहीं मिला, आगे मिलेगा, सेंटेंस नहीं मिला। एक्यूजिंग क्या करते हुए कमेंट था, अब आईएनजी क्लोज है ना, उसके द्वारा कमेंट आया, क्या करते हुए, एक्यूज करते हुए, आरोप लगाते हुए, चाइना, एक्यूजिंग चाइना, चाइना को एक्यूज करते हुए, आरोप लगाते हुए, ऑफ किस चीज़ का, बीइंग एन एग्रेसर, एक एग्रेसर होने का। तो ऑफ के बाद में आया, प्रीपोजिशन के बाद में, तो बीइंग क्या हो जाएगा आपका, जेरेंड। मतलब कोई भी पर्सन एक अग्रेसर होता है, वो एग्रेसर होने का आरोप लगाया, मतलब वो एग्रेसर है, ना कि एग्रेसर होते हुए आरोप लगाया, एग्रेसर होने का ही आरोप। आरोप किस चीज का है, अब यहां पे बोलो, आरोप किस चीज का है, एग्रेसर होने का। आरोप किस चीज का है, एग्रेसर होने का। तो चीज क्या हो गया, एग्रेसर होना, चीज हो गया इसका मतलब नाउन, नाउन मतलब जेरेंड। समझ में आया, इस तरीके से पता करना होता है जेरेंड का, समझ में आई ना, चीज बना दो उसको, अगर चीज बनती है तो ठीक है। यहां पे देखना एक्यूजिंग, तो उसने क्या किया, फर्स्ट कमेंट आया, अपने यहाँ पे बात किस चीज का आया, एक्यूज करने का, तो ऑफ होना चाहिए था ना, किस चीज का, ऑफ एक्यूजिंग नहीं है, एक्यूज करते हुए, मतलब एक्यूज का एक्शन करते हुए कमेंट आया, एक्शन करते हुए कमेंट आया, मतलब एक्स्ट्रा एक्शन, क्लोज। आया किसका, एग्रेसर होने का, किस चीज का, एग्रेसर होने का, किस चीज, एग्रेसर होना, चीज, एग्रेसर होना, जेरेंड। चीज मतलब नाउन, चीज मतलब कोई चीज हो जाती है, नाउन होगी ना, जो स्टेबल होता है। और क्या करते हुए, क्या करते हुए मतलब एक्शन करते हुए, एक्यूज करते हुए, एक्शन करते हुए, एक्शन, क्लोज, एक्शन, क्लोज, एक्स्ट्रा एक्शन, क्लोज, चीज, एक्शन की फॉर्म में चीज, जेरेंड। हो गया क्लियर, जेरेंड वर्सेस क्लोज हो गया आपका क्लियर, दिक्कत नहीं आई कभी भी। और बीइंग एन एग्रेसर ऑन, किस पर, ऑन सेवरल फ्रंट्स, फ्रंट्स का मतलब मोर्चों पर, मतलब कई चीज़ों पर, कई मोर्चों पर। एंड पोजिंग, और क्या करते हुए, पोज करते हुए, ए थ्रेट, एक थ्रेट को मतलब संकट, टू इट्स नेबर्स, किसकी तरफ, इसके नेबर्स, पड़ोसियों की तरफ। तो एंड का रिफ्लेक्शन कहाँ से, भाई डायरेक्ट बता देता हूँ, ढूंढ लेना, क्योंकि टाइम ज़्यादा होने लगे, लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो यहाँ से आएगा, तो कहाँ से आएगा आपका, एक्यूजिंग से पहले आएगा। मतलब क्या हुआ, कमेंट आया, क्या करते हुए, चाइना को क्या करते हुए, एक्यूज करते हुए, और चाहे पोज करते हुए,
नहीं होगा, गलत गलत ले लिया, गलत ले लिया। देखो पढ़ते ही समझ में आ गया, वैसे ही ढूंढ लेना। क्या हुआ कि कमेंट आया क्या करते हुए, चाइना पे आरोप लगाते हुए और थ्रेट पोज करते हुए, पोज का मतलब शो करते हुए, थ्रेड को शो करते हुए। तो कमेंट थ्रेड थोड़ी शो करेगा। मतलब क्या हुआ, ऑफ के बाद रिफ्लेक्शन है, पोजिंग क्लोज नहीं है, पोजिंग आपका जेरेंड है। मतलब क्या हुआ, चाइना पे आरोप लगाए, एक तो एग्रेसर अटैकर आक्रमणकर्ता होने का, और दूसरा जो आपका क्या लगाया, आरोप लगाए, क्या लगाए हैं, थ्रेट पोज करने का, कि वो थ्रेट पोज कर रहा है, थ्रेट लगा रहा है, संकट दिखा रहा है, संकट शो कर रहा है, थ्रेट शो कर रहा है। तो थ्रेट शो करने का उसके ऊपर क्या लगा है, थ्रेट शो करने का आरोप लगा है। तो पोजिंग आपका कहाँ से गया, ऑफ के बाद से, मतलब ये भी आपका क्या है, जेरेंड है। वॉज फॉलोड, वॉज फॉलोड का मतलब फॉलो किया गया, वॉज फॉलोड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ऑफर, डोनाल्ड ट्रम्प के ऑफर के, तो प्रस्ताव के द्वारा फॉलो किया गया। तो वॉज का सब्जेक्ट ढूंढो जल्दी, चलो वॉज का सब्जेक्ट ढूंढेंगे। कमेंट बचा हुआ था, कमेंट डायरेक्ट हो गया। किसको फॉलो किया गया, डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा उस कमेंट को, मतलब जो कमेंट किया, टिप्पणी की गई थी, बात की गई थी, उसको फॉलो किया गया। वैसे ढूंढना है तो ढूंढ लो। इट्स नेबर को टू खा गया, थ्रेड पे पोज का एरो लग गया, मतलब जेरेंड है तो क्या हुआ, एरो तो लगेगी ना, एक्शन की फॉर्म में नाउन होती है। उसके बाद में बात करेंगे पोजिंग, और जो पोजिंग खा जाए कौन, ऑफ, यहाँ से रिफ्लेक्शन मिला है, ऑफ के बाद ऑफ खा जाए, पोजिंग और बीइंग दोनों को। सेवरल फ्रंट्स को ऑन खा गया, एग्रेसर को बीइंग खा गया, बीइंग को ऑफ खा ही गया, पोजिंग को भी ऑफ खा गया। एक्यूजिंग का तीर लग गया चाइना पे, ठीक है। और जो देन, ये पूरा बात है ए देन। अब आप बोलो ए देन कैसे हो, एक देन थोड़ी होता है, एक तब थोड़ी होता है। तो देन यहाँ एडजेक्टिव की तरफ वर्क कर, देखो एडजेक्टिव जरूरी नहीं होता ईडी में हो, एडजेक्टिव वो होता है जो क्वालिटी बताता है। तब का सीनियर ऑफिशियल, तब का सीनियर ऑफिशियल, देन सीनियर ऑफिशियल मतलब उस टाइम का सीनियर ऑफिशियल। तो देन एडजेक्टिव मतलब कौन सा ऑफिशियल, उस टाइम का ऑफिशियल, ठीक है। मतलब ऑफिसर की बात करें तो कौन सा ऑफिसर, उस टाइम का ऑफिसर। तो देन यहाँ एडजेक्टिव है ऑफिसर के लिए, यानी जो ऑफिशियल है उसके लिए। एक ऑफिशियल की बात करें। अब ऑफिशियल के लिए सर एक यूज है, ऑफिशियल तो ओ साउंड है ना, आपने बोला साउंड पे आएगा तो एन आना चाहिए ना, देन है उसके बाद में, साउंड उसके लिए यूज नहीं होती। एक, एन और ए दोनों एक को ही बताते हैं, ऑफिशियल के लिए एक आएगा, लेकिन ए या एन सिर्फ और सिर्फ बताते हैं उसके जस्ट बाद साउंड क्या आ रही है उसको। वोवल साउंड है तो एन, जस्ट बाद साउंड, अगर आपकी ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपके। तो यहाँ दे है, द की साउंड है, इसका मतलब क्या, ए यहाँ पे आएगा। तो ये भी आपका बाई के साथ चला गया। लास्ट वीक सब्जेक्ट बनेगा नहीं, लास्ट वीक थोड़ी फॉलो होगा। तो फर्स्ट कमेंट बचा हुआ था, अपने आप यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। आई थिंक क्लियर है। मतलब क्या निकला, जो फर्स्ट कमेंट आया था उस टाइम के, उस पॉइंट के ऑफिशियल के द्वारा चाइना पे आरोप लगाते हुए, उसको फॉलो किया गया किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर के द्वारा फॉलो किया गया। मतलब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर आया, उसके बाद में दिस वीक, कब, इस हफ्ते फॉलो किया गया था। अब आप बोलो सर बात हो रही है दिस वीक की, और यहाँ पे बोल रहे वॉज फॉलोड, फॉलो किया गया, तो पास्ट थोड़ी है दिस वीक, क्यों नहीं हो सकता भाई, इस हफ्ते हुआ था। जैसे मान लीजिए अपने बात करें, ये वीक है, ये वीक चल रहा है अपना, आज मंडे, आज से वीक स्टार्ट हो गया। मान लो अपने वेडनेसडे को बात करें या थर्सडे को बात करें, मंडे की बात अपने कब करें, वेडनेसडे करेंगे। तो मंडे मुझे बताओ आपका इस वीक में है या नहीं है, मंडे आपका इस वीक में है या नहीं है ना। बात कब करें, थर्सडे को कर रहे हैं, तो पास्ट है या नहीं है। तो इस वीक में पास्ट नहीं हो सकता, 7 दिन होते हैं भाई एक वीक में। सोचो एक बात, 7 दिन होते हैं एक वीक में। तो ये भी रटा होता है बच्चों के कि दिस आ जाता है ना, दिस वीक वगैरह आ जाता है, टुडे आ जाता है, उसके साथ पास्ट नहीं आता। टुडे के साथ क्यों नहीं आएगा भाई पास्ट, कि आज उन्होंने ऐसा कहा था, सुबह कहा था, आप शाम को बात कर रहे हो, बात हो रही है सुबह की, तो क्यों नहीं हो सकता भाई पास्ट। अब नहीं बोलते क्या कि आज सुबह उसने ऐसा बोला था, आज उसने ऐसा बोला था, या आज ऐसा बोला है। बोला है तो इवनिंग में थोड़ी बोल रहा है, सुबह बोला था। आप बताना चाहते हो, नॉर्मल आपने बोल दिया कि आज ऐसा बोला था, आप बोलो आज ऐसा बोला है, तो आप अब तक इंपैक्ट दिखाना चाहते हो, वो आपका तरीका है बोलने का। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि आज उसने ऐसा बोला था, तो सुनने वाला अपने आप ही समझ जाएगा, मतलब बात क्या होगी, पुरानी हो गया, सुबह की बात होगी, अब दोपहर की बात होगी, अब इवनिंग मान लिया, अब रात के 10 बज गए, कि आज उसने मुझे ऐसे बोला था, आज मुझे। अब मान लो किसी ने सुबह आपको गाली दी थी, गाली छोड़ो चलो, सुबह आपको किसी ने सुनाई थी, मान लो सुबह आपको किसी ने सुनाई थी, डांट लगाई थी, मान लो किसी ने आपको डांट लगाई थी, सुबह किसी ने डांट लगाई, मान लो आप शाम को 10 बजे बता रहे हो कि अपने फ्रेंड्स को कि यार उसने सुबह मुझे डांट लगाई थी। आप ऐसे बोल दो कि आज उसने मुझे डांट लगाई थी, आज उसने मुझे डांट लगाई है, ये बोल सकते हो कि अब तक मेरे दिल पे लगी है, तो इम्पैक्ट दिखा दो। और आप बोलो कि सुबह लगाई है, तो आज डांट लगाई, तो वो बोले अच्छा सुबह लगाई थी क्या, या दोपहर को लगाई थी। समझ में आ रही है, अपने आप पता लग जाएगा वो चीज़। तो ऐसा रटना नहीं है कि टुडे के साथ पास्ट नहीं आ सकता, बहुत मिलते हैं आपको, बहुत सेंटेंसेस मिलते हैं, वहाँ पे मात खा जाते हैं, एग्जाम में गलत हो जाते हैं। और दिस वीक के साथ क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है भाई, आ सकता है।
लेकिन दैट वीक के साथ प्रेजेंट नहीं आ सकता। किस वे में अगर बात करें, हाँ एम्फेसाइज की बात करें तो वहाँ प्रेजेंट आ सकता है। वो केस ध्यान रखना आप माइंड के अंदर, प्रेजेंट की वर्किंग एक एम्फेसाइज की फॉर्म में वर्किंग और होती है। समझ में चीज़? तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। दिस वीक के साथ मतलब किया था, मतलब पहले की बात है। इस वीक चल रहा है अपना, मान लीजिए थर्सडे की बात है और बाद मान लो मंडे या ट्यूसडे की हुई है, उस तरीके से बोल रहे हैं। टू मीडिएट, क्या करने के लिए? मेडिएट करने के लिए, मतलब मध्यस्थता करने के लिए, मतलब बीच बचाव करने के लिए। बिटवीन किसके बीच में? दिल्ली एंड बीजिंग। किसके बीच में? दिल्ली और बीजिंग। दिल्ली का मतलब इंडिया को बता रहा। अब आप बोलो सर दिल्ली और बीजिंग दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है क्या? भारत चाइना के बीच में नहीं हो रही क्या? सर हमें तो ऐसे लगा था इंडिया चाइना के बीच में। अच्छा, दिल्ली और बीजिंग के बीच में, हमें क्या दिक्कत है, हम तो राजस्थान से हैं। तो ऐसा नहीं है, समझ आए लोग। दिल्ली कैपिटल है कहाँ की? इंडिया की। तो दिल्ली रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑल इंडिया को। अगर ऐसी चीज़ है ना तो इसका मतलब आपका है ना ऊपर वाला जो है ना सिस्टम वो उजड़ा हुआ चमन है एक टाइप से, मतलब ऊपर वाला डिपार्टमेंट हिला हुआ है, इलाज करवा लो इसका। और बीजिंग है वो कैपिटल है किसकी? आपकी, अपने बात करें चाइना की। तो कैपिटल रिप्रेजेंट करती है पूरी कंट्री को, मतलब इंडिया चाइना को बोला, दिल्ली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और बीजिंग रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? आपका चाइना को। तो दिस वीक मीडिएट का मतलब मध्यस्थता, बीच बचाव करने के लिए। तो ये बोला, तो मतलब क्या निकला? जो फर्स्ट कमेंट आया था आरोप लगाते हुए, उसके बाद में आपका कमेंट ऑफर आया किसका? डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर आया इस हफ्ते, क्या करने के लिए? बीच बचाव करने की। मैं बीच बचाव कर दूंगा, हमारी कंट्री यूएस क्या कर देगा? बीच बचाव करेगा, आप दोनों में जो सिचुएशन है उसको सुलझाने का काम है करेगा। इस तरीके से उसने बोला है। आगे चलते हैं। नीदर कमेंट, नीदर कमेंट का मतलब कोई भी कमेंट नहीं, दोनों में से कोई सा भी कमेंट, ना वो कमेंट ना ये कमेंट, ना फर्स्ट वाला ना डोनाल्ड ट्रंप वाला। ऑफर है मतलब कमेंट ही एक टाइप ऑफर दिए, मतलब कमेंट ही किया, उसने बात ही बोली है। अपीयर से दिखाई दे, डज अपीयर कमेंट उसका सब्जेक्ट है। नीदर, दोनों, दो में से एक को सिलेक्ट करता है। नीदर आपका क्या करता है? दो में से एक को सिलेक्ट करके दोनों को नो कर देता है। इधर करता है दोनों में से एक, या तो वो या वो। और वो नीदर क्या करता है? नोट गेट लग जाता है, जैसे अपने बोलते हैं और गेट में नोट गेट लग गया, उस तरीके से वर्क करता है। जैसे अपने आपने VLSI वगैरह अगर कभी पढ़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अगर आपकी स्ट्रीम थी, मेरी तो थी बीटेक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अगर वो स्ट्रीम थी तो आपको ये चीज़ें गेट वगैरह के बारे में नॉलेज होगा। और जो कंप्यूटर साइंस के भी हैं स्टूडेंट, उनको भी गेट का थोड़ा बहुत नॉलेज है, मतलब उतना डीप वे में नहीं है कि उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है गेट। आपको सिर्फ ये पता है गेट यूज़ कैसे होते हैं, नैंड गेट हो गया, एंड गेट। फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पता होता है, जो उस डिपार्टमेंट से है, कि फॉर्मेशन कैसे, फ्लिप फ्लॉप कैसे बनते हैं, वो तरीके, वो बातें अपने यहाँ पे करेंगे भी नहीं, क्योंकि उससे आपको अभी कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, उस डिपार्टमेंट में आपको जाना भी नहीं है। तो ये तो मेरी भावनाएं जग गई, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नीदर कमेंट अपीयर्स, कभी कई बार मेरी भी भावनाएं जग जाती है। नीदर कमेंट डज अपीयर, डज अपीयर है यहाँ पे, मतलब अपीयर नहीं होता है कोई सा भी, दोनों में से, मतलब डोनाल्ड ट्रंप वाला भी और जो ऑफिशियल सीनियर पर्सन था, सीनियर ऑफिशियल था, उसका भी। टू हैव बीन मेड, अब मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा भाई, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। टू हैव बीन मेड वाला मतलब क्या निकला? डायरेक्ट दोबारा से बैक गो थ्रू कर लेना जहाँ पे मैंने बताया था। टू हैव बीन मेड मतलब बनाया जा चुका। अब बीन कैसे हुआ? पैसिव फॉर्म में हुआ है, इसलिए आया है बीन आपका, समझ में आया? टू हैव कंप्लीटेड, ही इज एक्सपेक्टेड टू हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, वो एक्सपेक्ट, उससे उम्मीद है कि वो कंप्लीट कर चुका है। कोचिंग आया था उस टाइम पे, टीचर ने बोला ऑफिस में, मान लीजिए कि उस बच्चे से मुझे उम्मीद है कि वो कर चुका है अपना होमवर्क। अब उससे उम्मीद है होमवर्क कंप्लीट करने की, तो क्या होगा? देखो थोड़ा सा और बता दूं यार, थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, कि टीचर को उम्मीद है उससे, मतलब मुझे आपसे उम्मीद है होमवर्क कंप्लीट करने की। तो मतलब कि अभी उम्मीद है, मैंने होमवर्क दिया तो मुझे उम्मीद है होमवर्क दिया, आप आगे जाकर कल करोगे ना कंप्लीट, आज कल करके लाओगे कंप्लीट, तो वो आगे की बात होगी। अब आज मैं होमवर्क चेक कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आपको डायरेक्ट कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो मुझे उम्मीद है आपसे क्या होमवर्क कंप्लीट कर चुके, उस बात को बोलूँगा तो आपका क्या हो गया? पहले कंप्लीट हो चुका। आज मैं चेक कर रहा हूँ तो पास्ट का हो गया, तो टू हैव आ जाता है। ये मैंने बता दिया आपको, एक्सप्लेन किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया। पीछे जाकर आप, पीछे आपने ध्यान दिया है, वहाँ पे अगर ध्यान दिया है तो पता है आपको, नहीं ध्यान दिया तो दोबारा रिवाइज कर लेना क्लास के बाद में, इसको प्रीमियर के बाद में रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे अपने बात करें तो टू हैव बीन मेड बनाए जा चुके, टू अपीयर दिखाई देते हैं, बनाए जा चुके। इन कंसल्टेशन, नीदर मतलब कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, नेगेटिव हो जाएगा। कंसल्टेशन का मतलब क्या है? विचार विमर्श विद इंडिया, इंडिया के साथ विचार विमर्श के, इंडिया के साथ विचार विमर्श में बनाए जा चुके, मतलब कोई भी कमेंट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि नीदर यूज़ करें इसलिए। कैसा? इंडिया के साथ कंसल्टेशन में बनाए जा चुके, मतलब कोई भी कमेंट इंडिया के साथ कंसल्टेशन नहीं कर पाया, मतलब इंडिया के साथ जो विचार विमर्श है उसमें क्या नहीं दिखाई देते, वो बनाए जा चुके, बने हुए दिखाई नहीं देते। उसके अंदर मैड का मतलब कंसल्टेशन में, मतलब उन कमेंट को यूज़ नहीं किया गया, किसमें? कंसल्टेशन में। ये बात इसने बोली है, यूज़ नहीं किया गया है, मतलब
ऑलरेडी यूज़ नहीं किया गया। आगे यूज़ करने का नहीं बोला, आगे यूज़ होगा कि नहीं होगा ये नहीं बोला उसने, अब तक नहीं किया गया है। अब तक नहीं किया गया है मतलब पास्ट में नहीं किया गया था, तब से लेकर अब तक नहीं किया गया है। इस पॉइंट तक, प्रेजेंट मोमेंट ऑफ द टाइम, दिस टाइम एट विच वी आर स्टैंडिंग, जिस टाइम पे अपने खड़े हैं उस टाइम तक नहीं किया गया है। समझ में आई ना चीज़? तो इस तरीके परफेक्शन को बता रहा है कनेक्शन के साथ। इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर, इंडिया हैज़ सिंगुलर, हैज़ का सब्जेक्ट, इंडिया हैज़ मेड बना चुका, इट क्लियर इसे क्लियर बना चुका है, दैट की इट विल नॉट एक्सेप्ट, मतलब इंडिया क्लियर कर चुका है एक बात को, इसे क्लियर बना चुका है। इट किसको? अब वो इट बताया क्या आगे वाली बात, इट दैट कि इट विल नॉट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा मिस्टर ट्रम्प्स ऑफर, मिस्टर ट्रम्प के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंड हैज़ डिनाइड, और डिनाई कर चुका है, कौन डिनाई कर चुका है? इंडिया, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, ढूंढ लेना आप। इंडिया डिनाई कर चुका है, इंडिया हैज़ डिनाइड, मना कर चुका है, समझे, इंडिया मना कर चुका है। रिफ्लेक्शन कहाँ से आपका? इंडिया के जस्ट बाद में है, ठीक है। आप डिनाइड भी यूज कर सकते थे, हैज से रिफ्लेक्शन ले लेता, लेकिन उसने अलग से दोबारा से बता दिया एम्फेसाइज करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हैज दोबारा से भी यूज कर सकते हो। एरर मत कर देना कि सर हैज की तो जरूरत नहीं थी, दोबारा से हैज क्यों ले लिया, एरर नहीं होती ऐसी, दोबारा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर डिनाइड होता तो हैज के बाद में रिफ्लेक्शन हो जाता, हैज देते ही रिफ्लेक्शन इंडिया के बाद चला गया, रिफ्लेक्शन चेंज हो जाता और कुछ नहीं होता, एरर नहीं होती। प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, जो रटाया हुआ रिडंडेंसी होती है, पता नहीं क्या क्या होता, आप लोगों को बताते हैं, दोबारा से हैज नहीं करना था, ऐसा कुछ नहीं होता, एरर नहीं होती ये चीज़, ठीक है। ये अब रियल इंग्लिश है, वो पहले रटाते थे अपने को, समझना चाहिए पुरानी चीज़ें, और अभी तक वही चल रही है, अपना एजुकेशन सिस्टम वही चल रहा है, जो 12th तक अपने को करवाया जाता है रटाफिकेशन, वही आज तक कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी रटाफिकेशन करवाते हैं। क्योंकि टीचर्स वगैरह क्या होते हैं, मान लीजिए गलती उनकी भी नहीं है, मैक्सिमम लिटरेचर के टीचर होते हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, समझ में आई चीज़। साइंटिफिक वे में कोई नहीं पढ़ाता, साइंटिफिक वे में वही पढ़ाएगा जो साइंटिफिक तरीके से चला हो, कभी जिसने कभी साइंटिस्ट वगैरह की तैयारी की हो, समझ रहे हैं, साइंटिफिक एग्जाम की तैयारी की हो, वही बंदा करवा सकता है। मतलब बड़ाई वाली बात नहीं है, नॉर्मल में बता रहा हूँ, साइंटिफिक आप सारे हो, जब अपने को कुछ लेना देना ही नहीं है इंग्लिश से, अपना फील्ड ही अलग था, तो इंग्लिश में आएंगे तो अपने क्या करेंगे, इंग्लिश के अकॉर्डिंग थोड़ी करेंगे उसको, अपने फील्ड के, जिस फील्ड में अपने थे, जो अपना लेवल था, मतलब लेवल मान लो उस तरीके जैसे फील्ड था, जिस तरीके अपने चीज़ों को डील करते थे साइंटिफिक तरीके से, अपने इंजीनियरिंग फॉर्म में डील करते थे, तो अपने कोई भी सब्जेक्ट हो उसको उसी वे में तो डील करेंगे। जो बच्चा बचपन से रटता आ रहा है, मान लीजिए लिटरेचर वगैरह रटने की चीज़ें होती है, रटता आ रहा है, तो उसको अगर मान लो आप पकड़ा दो, कोई प्रैक्टिकल चीज़ पकड़ा दो, मान लीजिए उसको फैन सही करने का बोलते तो वो रटाफिकेशन में बुक में देखकर फैन को सही करेगा कि फैन को सही कैसे, पंखा सही कैसे करना है। वो तो क्यों, उसका नेचुरल हैबिट होगी, बचपन से जो हैबिट है वो जल्दी से थोड़ी बदलती है, वो तो उसकी हैबिट है। उसने क्या किया, उस तरीके से उसको स्टार्ट कर दिया हैंडल करना। वो कोई भी सब्जेक्ट, उसको साइंस का सब्जेक्ट दे दोगे आप, साइंटिफिक सब्जेक्ट दे दोगे, आपको याद ही अपने 10th वगैरह क्लासेस में क्या करते थे, रटते ही तो थे, अब नहीं करते। मैथ, बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या करते हैं, वो संजीव पासबुक होती थी, उससे मैथ्स के एग्जाम्पल रटते थे, ठीक है, और क्वेश्चन थे कि ये इंपॉर्टेंट है, करते भी हैं बच्चे, आपके कजन वगैरह देख लेना, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लिया मैथ्स का, मैथ्स सोचो एक बार, फिजिक्स मैथ्स है, उसके जो क्वेश्चन है उसका डेरिवेशन पूरा का पूरा रट लेते थे कि भाई यहाँ से यहाँ आएगा। मतलब मैं सल्यूट करता हूँ उनके टैलेंट को कि वो इतना तगड़ा रट कैसे लेते थे, मतलब अपने भी तो रटते थे, मतलब अपने को सल्यूट करता हूँ, अपने बचपन को सल्यूट करता हूँ कि अपने रट कैसे लेते थे उन चीज़ों को, क्योंकि वो बच्चे ने सीखा ही वैसे, उसने प्रैक्टिकल अप्रोच सीखी नहीं। मैथ्स कोई रटने वाली चीज़, मैथ्स पढ़ने वाली होती है क्या? बहुत सारे बच्चे हैं मैथ्स सोल्व करने वाली चीज़ है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स को क्या करते हैं, सिर्फ देख के पढ़ते रहते हैं। मैंने देखा है, देखो एग्जाम वगैरह देने मैं भी जाता हूँ, ठीक है, एग्जाम देखने के लिए, भाई एग्जाम कैसे होने, क्योंकि फील्ड के साथ रहने के लिए, टाइम के साथ रहने के लिए आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा चीज़ें कैसे चेंज हो रही है, एग्जाम में आ क्या रहा है। तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं बसेस वगैरह में जो जाते हैं, वो मतलब मोबाइल वगैरह ओपन किए हुए देखे हैं मैंने स्टूडेंट, अब कुछ स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स को भी देखा है, ठीक है, कि है ना मोबाइल में ऑन, पता नहीं तो वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए निकालते हैं कि सर बैठे हैं तो सर को इम्प्रेस करते हैं कि हम सर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। लेकिन बेवकूफ़ों, महानात्मा, एक चीज़ देखो कि आप इम्प्रेस कैसे कर रहे हो। वो मैथ्स की क्या करते हैं, वो क्वेश्चन निकालते हैं और उसको है ना पूरा पढ़ते हैं। तो मेरे आज तक समझ में नहीं है मैथ्स कैसे पढ़ रहे हैं ये लोग, उसको तो क्या करते, उसके मान लीजिए फॉर्मूला वगैरह पढ़ो तो ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं पढ़ते, वो डेरिवेशन, मतलब जो पूरा पूरा सोल्यूशन दे रखा है ना वहाँ पे, उसको पढ़ते जाते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं है वो कर क्या रहे हैं लोग, मैथ्स को पढ़ते हैं यार, ऐसे बच्चे मैंने पहली बार देखे हैं। इंग्लिश पढ़े तो भी जमे बात, ठीक है, रीजनिंग में भी मान लो कि इस तरीके से बिठाया उनको, वो भी चीज़ें हैं, लेकिन मैथ्स की कैलकुलेशन, अगर आप वो टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे हैं तो हाँ हो सकता है वो मेथड सीख रहे हो। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे कैलकुलेशन को पढ़ते हैं, कैलकुलेशन होती है उनको पढ़ते हैं, हो सकता है वो खुद से करते हो,
तो मैथ्स कोई पढ़ने का सिस्टम तो होता नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखना। और ये भी देखा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साथ साथ मोबाइल में पढ़ते हैं, साथ साथ टेढ़े टेढ़े देखते हैं कि सर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। समझिए, मैं नहीं देखता किसी को, समझिए ये चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ है, जैसे जियो वैसे जियो, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, समझिए चीज़। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना जरूरी होता है, वो चीज़ मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूँगा। आगे आपकी मर्जी है, लाइफ आपकी है, समझिए चीज़, लेकिन वो आपकी ड्यूटी है, समझ में, वो वाली चीज़ है। तो ये यहाँ पे इसने बात की, तो रटना नहीं है आप लोगों को, समझ में आया ना, मैंने समझा दिया यहाँ पे। इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर दैट, डिनाई कर चुका हिज क्लेम, उसके क्लेम को, दावे को, किसके क्लेम को पता नहीं है भाई, लेकिन किसके क्लेम को कर सकता है यहाँ इंडिया के लिए, तो हिज यूज़ होगा नहीं, इट्स होना चाहिए था, ठीक है। ट्रंप के लिए यूज़ हुआ है, एक ही बंदा है ट्रंप के लिए, हिज क्लेम, उसका जो दावा है, दैट की क्या दावा है, ही स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द इशू, कि उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की थी इस इशू पे। उस क्लेम को क्या कर चुका है इंडिया, डिनाई, मना कर चुका है कि हमसे कोई बात नहीं, मोदी जी से कोई बात नहीं हुई ट्रंप की, ये बात उसने बोली है। अब भाई सारा तो मेरे क्लियर हो गया, मेरे एक ही चीज़ समझ में नहीं आई, क्या समझ में नहीं आई, कि ये जो इट है और ये जो इट है दोनों एक ही है या जुड़वा भाई है, या अलग अलग रोल में है। तो मतलब क्या निकला, इंडिया क्लियर कर चुका है, किसे क्लियर कर चुका है, इस इट के लिए, इस इट को मतलब इस पूरी बात को, कौन सी बात, कि ट्रंप का ऑफर हम क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मना कर दिया कि ट्रंप की मोदी जी से कोई बात नहीं हुई है। ये इट यूज़ हुआ है इस पूरी बात के लिए, और ये जो इट है ये इट यूज़ हुआ है किसके लिए, कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इट इंडिया के लिए यूज़ हुआ है। ऐसे स्कैनिंग करनी है आप लोगों को, एरर में भी ऐसे स्कैनिंग करनी है, हर जगह ऐसे स्कैनिंग करनी है कि कौन सा एलिमेंट किसके लिए यूज़ हुआ है। तो इट किसके लिए यूज़ हुआ है, इंडिया के लिए, और ये सेकंड वाला विल वाला, और जो क्लियर वाला इट है वो यूज़ हुआ है किसके लिए, आगे वाली पूरी बात के लिए, कि क्लियर क्या किया है। आई थिंक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पे, पास में आगे कंप्लीट होने ही वाला है। द गवर्नमेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, गवर्नमेंट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, नाउ अब, मस्ट बी होनी चाहिए, मस्ट बी टू एंड, क्या होनी चाहिए, एंड करने के लिए होनी चाहिए। पर्पज क्या है उस प्रायोरिटी का, टू एंड, मस्ट बी होनी चाहिए, टू एंड, खत्म करने के लिए, द करंट स्टैंड ऑफ, करंट जो स्टैंड ऑफ है, मतलब जो सिचुएशन बनी हुई है ना तटस्थ वाली, मतलब जो ना उधर से हिल रहा है ना इधर से, मतलब युद्ध जैसी माहौल बना हुआ है लेकिन युद्ध हो नहीं रहा, उस सिचुएशन को क्या करने, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसे एंड करने की। एंड देन, और तब, फॉर इट्स सीनियर ऑफिशियल्स, एंड देन तब उसके सीनियर ऑफिशियल्स के लिए, मतलब गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स के लिए, क्या, टू एंटर सीरियस टास्क, की एंटर करे किसमें, सीरियस टास्क में एंटर करे, मतलब गंभीर बातचीत स्टार्ट करे चाइना के साथ, ऑन किस पर, LAC डिमार्केशन, डिमार्केशन का मतलब होता है बाउंड्री बनाना, सीमांकन करना, सीमा तैयार करना, ठीक है। जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाली जो डिमार्केशन सीमा बंदी है ना, उस पर बातचीत करने के लिए ऑफिशियल्स क्या करें, एंटर करें, ये बात इसने बोली है। शुरू हो जाओ भाई, ढूंढ दो मुझे एंड का रिफ्लेक्शन। तो एंड का रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, मस्ट बी के बाद में जाएगा। रिफ्लेक्शन मैंने बता रखा है ना कैसे ढूंढना होता है, देखो किस तरीके से डायरेक्ट आप कर लेना, आपको बताया हुआ है, पहले मैं बता चुका हूँ एंड का रिफ्लेक्शन कैसे ढूंढना है। तो मस्ट बी के बाद मिलेगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस जाएगा, द गवर्नमेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, आप चेक कर लेना, स्टैंड ऑफ के बाद में रख कर देख लेना, स्टैंड ऑफ देन फॉर इट्स सीनियर ऑफिशियल टू एंटर, ठीक है। फिर एंड के बाद एंड देन फॉर इट्स सीनियर ऑफिशियल, इस तरीके से रख कर देख लेना। डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, द फर्स्ट प्रायोरिटी नाउ बी टू एंड द करंट स्टैंड ऑफ, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा, द गवर्नमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी नाउ मस्ट बी, देन फॉर इट्स सीनियर ऑफिशियल्स, उसके सीनियर ऑफिशियल्स के लिए, टू एंटर सीरियस टास्क। तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन लें तो बी के बाद में रिफ्लेक्शन है इस टू का, और ये जो बात है देन वाली, ये क्या है आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। समझ में है आप लोगों की, ये है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या निकला, बात पढ़ें तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी करंट स्टैंड ऑफ को एंड करने की, और इसके सीनियर ऑफिशियल्स के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, गवर्नमेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी नाउ मस्ट बी फॉर इट्स सीनियर ऑफिशियल्स, मतलब गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी इसके सीनियर ऑफिशियल्स के लिए क्या रहेगी, कि वो क्या करे, सीरियस टास्क में क्या करे, एंटर करें। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। आई थिंक क्लियर है। गिवन ऑल द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग बिल्ट बाय इंडिया, बीइंग बिल्ट का मतलब बनाए जा रहे हैं,
आईएनजी क्लोज की फॉर्म में ईडी मीनिंग लेते हुए, पैसिव मीनिंग लेते हुए आईएनजी क्लोज है, बनाए जा रहे हैं, मतलब इंडिया के द्वारा जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, ऑल द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग बिल्ट बाय इंडिया, जो इंडिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं, गिवन, उनको ध्यान में रखते हो, गिवन को अपने से पढ़ते ध्यान में रखते हैं, देते हुए बोल सकते हो, लेकिन रियल देते हुए इतना सूट नहीं करेगा, हिंदी में सूट करने के लिए आपको बोलना है ध्यान में रखते हुए, मतलब जो इंडिया के द्वारा जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं उन सभी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इट मे ऑल्सो बी नेसेसरी, ये क्या हो जाना चाहिए, होगा, इट मे ऑल्सो बी नेसेसरी, ये ज़रूरी होगा, ये भी ज़रूरी होगा, क्या करना, टू नेगोशिएट, नेगोशिएट करना, बातचीत करना है, उस चीज़ पे विचार करना, न्यू बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, किसको नेगोशिएट करना, नए जो बॉर्डर मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल नियम वगैरह उनको नेगोशिएट करना, दैट वर लास्ट अपडेटेड इन 2013, जो 2013 में लास्ट अपडेट किए गए थे, दैट एज ए, जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में डिड बी है, वर है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा, और दैट यूज़ किसके लिए हुआ है, अपडेट क्या हुए थे, प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल के लिए क्या हो जाएगा आपका यूज़ हो जाएगा, जो 2013 में प्रोटोकॉल क्या किए गए थे, अपडेट किए गए थे, उन पे क्या करना है, नेसेसरी, ज़रूरी है उन पे नेगोशिएट करना, मतलब बातचीत करना, विचार विमर्श करना, नए बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल नियमों को जो क्या किए गए थे 2013 में अपडेट, नए नियम आए थे ना, उन पे विचार विमर्श करना, बातचीत करना। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट, मस्ट का सब्जेक्ट गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो, गवर्नमेंट को चाहिए क्या, मस्ट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट, पता लगाना चाहिए, हाउ, कैसे, जैसे, पता नहीं क्या, आगे सेंटेंस पढ़ने से पता लगेगा, क्योंकि सेंटेंस अपने पास है वो अपने आप बता देगा, हाउ ए बिग बिल्डअप, बिग बिल्डअप का मतलब बहुत बड़ी तैयारी, एक बिग बिल्डअप का मतलब एक बहुत बड़ी तैयारी, ऑफ चाइनीज सोल्जर्स की, वॉज नॉट एक्टेड अपॉन अर्लियर, वो पहले क्यों नहीं हुआ, एक्टेड का मतलब, एक्ट अपॉन का मतलब किसी पे कार्रवाई करना, कि वो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, तो ये भी इन्वेस्टिगेट करना है कि चाइनीज सोल्जर की जो बहुत बड़ी तैयारी थी उसने हाउ, कैसे, क्या नहीं की, एक्ट नहीं, पहले एक्ट क्यों नहीं किया, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, मतलब पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, ये बात इसने यहाँ पे बोली है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, वॉज का ए बिग बिल्डअप हो गया, हाउ कनेक्शन की फॉर्म में, जैसे की फॉर्म में, कैसे, जैसे, कैसे भी बोल सकते हो आप इसको, जैसे मतलब बात बता रहा है, जैसे उन्होंने क्यों नहीं किया, मतलब कैसे क्यों नहीं किया, उस तरीके से, कैसे नहीं किया, इस तरीके से ये बात कर रहा है, कैसे उन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट वन में चले, नेक्स्ट वन में बोलना है बियॉन्ड दिस, इससे भी परे, मतलब इस बात से भी परे अगर अपने बात करें, बियॉन्ड दिस इट मस्ट मेक, इसे बनाना चाहिए, ए फुल असेसमेंट, एक फुल असेसमेंट मतलब कंप्लीट मूल्यांकन, ए फुल असेसमेंट बनाना चाहिए, ऑफ जस्ट, किसका, जस्ट, केवल किसका, व्हाट चाइनाज फाइनल एम्स आर, कि चाइना के फाइनल एम्स क्या हैं, तो ये जो आपका क्या है, आर का सब्जेक्ट क्या होगा, व्हाट चाइनाज फाइनल एम्स, चाइनाज फाइनल एम्स आर हैं, क्या हैं, तो वो अपने आप सब्जेक्ट बन गया, आर का सब्जेक्ट होगा फाइनल एम्स। अब आप बोलो व्हाट क्या करेगा, व्हाट चाइनाज फाइनल एम्स आर, कंप्लीट को एक एलिमेंट बताया मैंने पहले ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, मैं अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कि चाइना के जो फाइनल एम्स आर क्या है, जस्ट को उठाकर देखो, ऑफ व्हाट, असेसमेंट, मूल्यांकन करना है किसका, कि चाइना के फाइनल एम क्या है, मतलब अंतिम इरादे क्या है चाइना के, उनका असेसमेंट करना, केवल उसी बात का असेसमेंट करना है इंडिया को, मतलब इन बातों से परे ये मस्ट मेक, एक करना चाहिए उन्हें असेसमेंट, इज यूज हुआ है, अब आर इज वैसे नहीं, यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, एम्स को डिफाइन कर रहा है कि एम क्या है, उनको बता रहा है क्या क्या एम हो सकते हैं, इज द समर कन्फ्लैग्रेशन, कन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है अग्निकांड, अग्निकांड का मतलब बहुत भीषण आग लग जाना, कोई आग वगैरह लगी उसकी बात कर रहा है, इज द समर कन्फ्लैग्रेशन मिंट, अब इज द समर कन्फ्लैग्रेशन मिंट, इंटेरोगेटिव केस है भाई, डायरेक्ट पढ़ो, द समर कन्फ्लैग्रेशन इज मिंट, समर कन्फ्लैग्रेशन का मीनिंग है, इज पहले यूज कर दिया तो मतलब क्या हुआ, क्या समर कन्फ्लैग्रेशन का मीनिंग है, क्या मीनिंग है, टू डिफ्लेक्ट करना, मतलब दूर हटाना, अटेंशन को मतलब जो ध्यान है उसको दूर करना, फ्रॉम कहाँ से, बीजिंग्स करंट प्रॉब्लम, बीजिंग की जो करंट मतलब चाइना की जो करंट प्रॉब्लम है, बीजिंग चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवर द कोरोना वायरस पैंडेमिक, जो प्रॉब्लम किसके ऊपर, किसको कवर करते हुए है, कोरोना वायरस वाले पैंडेमिक महामारी को क्या करते हुए, कवर करते हुए, वो तो मतलब क्या हुआ कि जो समर में अग्निकांड जो किया जा रहा है, चाइना जो गड़बड़ कर रहा है, उसका मीनिंग ये है क्या, मतलब
इंडिया को असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना है कि चाइना के फाइनल इरादे क्या हैं, वो तो पता लगे ना कि क्या वो ये चाहता है कि जो गड़बड़ हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण बीजिंग में जो चाइना जो प्रॉब्लम आ रखी है उससे चाइना क्या अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता है कि लोगों का ध्यान इधर चला जाए कि भाई बॉर्डर पे चाइना गड़बड़ कर रहा है, इस तरफ चला जाए तो वहाँ पे कोई ध्यान ना दे कि चाइना की सिचुएशन खराब हो रखी है। उसके बाद में टू डिटर इंडिया फ्रॉम इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश, या इंडिया को रोकना, डिटर का मतलब रोकना, डिटर्जेंट आते हैं डिटर्जेंट पाउडर, वो रोकते हैं ना दाग धब्बों को, वो चीज़ है। डिटर का मतलब रोकना, इंडिया फ्रॉम इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो तैयार कर रहे हैं, निर्माण कार्य है, पुश का मतलब जो मूवमेंट स्टेप है, फॉर किसके लिए, रोड्स एंड ब्रिजेस, रोड और ब्रिजेस के लिए, टू कनेक्ट क्या करने के लिए, कनेक्ट करने। अब मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ ना, देखो क्योंकि टू के बाद में मुझे एक्शन मिला तो पर्पस मिल गया, पर्पस मिल गया तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया क्या करने के लिए। तो आप क्वेश्चन आंसर, मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन आंसर करते जाओगे तभी चीज़ें क्लियर होगी सारी की सारी। बोलना क्या जाता है, आप बोलते हो सर हम पढ़ते हैं, हम 4 बार एडिटोरियल पढ़ लिया, हमें कंप्लीट समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, आपने क्वेश्चन आंसर तो किया ही नहीं, आप तो डायरेक्ट पढ़ते जा रहे हो। डायरेक्ट नहीं पढ़ना, क्वेश्चन आंसर करके पढ़कर देखो, एक थोड़े टाइम के लिए क्वेश्चन आंसर करोगे तो अपने आप माइंड में स्पीड में क्वेश्चन आंसर आते जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी किसके लिए यूज हुआ है, टाइम नहीं लगेगा, स्पीड भी आपकी बूस्ट होगी। टू कनेक्ट इट्स नॉर्दर्न फ्रंटियर, नॉर्दर्न फ्रंटियर का मतलब जो उत्तरी जो फ्रंटियर का मतलब सीमाएं हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, ऑल द वे पूरा पूरा वे है जो टू द काराकोरम पास, जो किसकी तरफ है, काराकोरम है पास की, जो काराकोरम पास बना हुआ है ना उसकी तरफ जो रास्ता है, उनको ब्रिजेस वगैरह की फॉर्म में उस सीमा को क्या करना, कनेक्ट करना। तो मतलब क्या हुआ कि उसने क्वेश्चन पूछा है इज, रिफ्लेक्शन आप यहाँ से लोगे तो कहाँ से, मींट के बाद से जाएगा, मींट के बाद से रिफ्लेक्शन जाएगा क्या, कि चाइना का जो समर कॉन्फ्लेग्रेशन जो किया जा रहा, अग्निकांड किया जा रहा, मतलब यहाँ पे अपने बात करें जो अभी युद्ध की बात करें, अग्निकांड यहाँ पे युद्ध से रिलेटेड बोल सकते हैं कि जो अभी युद्ध वगैरह की जो सिचुएशन अग्निकांड टाइम मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट की जा रही है, उसका मीनिंग क्या है, क्या ये मीनिंग है कि चाइना कोरोना वायरस वाली सिचुएशन है उसको ढकना चाहता है अपनी, इसलिए अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं वर्ल्ड का, या फिर इंडिया को रोकना चाहता है, इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है मतलब रोड वगैरह कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है अपनी सीमाओं पर, उसको रोकना चाहता है, ठीक है। उसके बाद में और या तीसरा, या टू रिमाइंड, याद करवाना चाहता है, रिमाइंड करने के लिए मीनिंग है, रिमाइंड करवाना चाहता है, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया को रिमाइंड करवाना चाहता है ऑफ किसका, इट्स जियोग्राफिकल वल्नरेबिलिटीज़, कि उसे याद दिलवाना चाहता है कि आपकी जियो भौगोलिक फॉर्म में वल्नरेबिलिटी असुरक्षित हो, मतलब आपकी बॉर्डर वगैरह इतनी सुरक्षित सिक्योर नहीं है, ये चीज़ याद करवाना चाहता है। एज जैसे कि इट कंटेम्पलेट्स, ये कंटेम्पलेट करता है कौन, इंडिया, कंटेम्पलेट्स डज, कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है, विचार करना, ध्यान देना, एक क्लोजर मैरीटाइम रिलेशनशिप, किसकी, मैरीटाइम रिलेशनशिप की, मतलब समुद्री रिलेशनशिप इन द इंडो पैसिफिक मतलब हिंद महासागर और जो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, उन दोनों का जो मतलब बात कर सकते हैं, दोनों का कंबाइन एरिया की बात कर रहे हैं विद द यूएस के साथ। मतलब क्या नहीं, या इंडिया को अपनी जियोग्राफिक वल्नरेबिलिटी बताना चाहता है, क्योंकि जैसे कि रीज़न दिया क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, इट यूज हुआ इंडिया के लिए, इंडिया क्या कर रहा है, यूएस के साथ क्लोजर रिलेशनशिप बना रहा है, समुद्री वे में यूएस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, इस चीज़ के लिए क्योंकि ये रिलेशन बना रहा है इसलिए इंडिया को वो क्या कर रहा है, रिमाइंड करवा रहा है कि भाई वहाँ यूएस के साथ तो रिलेशन बना रहे हो आप, पहले अपनी बॉर्डर संभाल लो, समझ में चीज़, क्योंकि वो यूएस के साथ तो नहीं बनने देगा ना, क्योंकि वो तो अगेंस्ट है, इस तरीके से बोला है। तो ये 3 बातें हो सकती है। अब देखो डायरेक्ट मीनिंग, अब एक चीज़ मुझे यहाँ से बताओ, आप एक चीज़ देखना, ये यहाँ से लेकर ये जितना पूरा पैराग्राफ है ना कंप्लीट एक सेंटेंस है, देखो कितना बड़ा सेंटेंस, ढूंढ लो आप, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए, समझ में आई ना आप लोगों को, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज करें बहुत बड़ा। अब दिक्कत ये होती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर समझ में तो ऐसे नहीं आता, इस सेंटेंस 1-2 लाइन का हो तो ठीक है, ये तो सर कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 लाइन, 7.5 लाइन का है, ठीक है, 7 आधा है ना ये सर, ये 7.5 लाइन का, कई सेंटेंस तो 10 10 20 20 लाइन के भी होते हैं सर, 1-2 लाइन में तो चलो जच जाए, समझ में आ जाए, लेकिन इतना बड़ा समझ में कैसे आए, तो इतना बड़ा समझ में कैसे आएगा, क्वेश्चन आंसर पूछने से। यही टेक्निक सबसे बेस्ट है जो अपने करते हैं ना, क्या करने के लिए, क्यों करने के लिए, कैसे करने के लिए, ये चीज़ें ना, यही टेक्निक सबसे बेस्ट है समझने की। इसलिए समझ में आया क्योंकि अपने क्या होता है, अपनी रटी हुई होती है स्ट्रक्चर, आप लोगों के तो नहीं रटी, आपको तो मैंने करवा रखा है सब कुछ, जो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़े हुए हैं, न्यू स्टूडेंट्स की बात करूं मैं, तो आप लोगों की या अपनी बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने, मैं आपको क्यों बोलूं डायरेक्ट, आप पे क्यों अटैक करूं, खुद को साथ में मैं इसलिए शामिल करता हूं ताकि आपके दिल पे ना लगे, मैं खुद को इसीलिए इंक्लूड करता हूं, आप ऐसे मसला, सर की भी यही हालत है, ठीक है, मैं इसलिए बेरोजगारी वगैरह जो भी बात करता हूँ मैं इसलिए इंक्लूड करता हूँ, तो ताकि आपके दिल पे ना लगे, ठीक है।
तो ये बात यहाँ पे बोली है। तो मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर रटी होती है इसलिए समझ में नहीं आता कि स्ट्रक्चर में अपने क्या होता है, थोड़ा सा एक लाइन का सेंटेंस याद रहता है अपने, स्ट्रक्चर तो इतने सेंटेंस बताती है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है अपनी बात ही नहीं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ होती है, एक बेस सेंटेंस होता है, सारी की सारी क्या होती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये कंप्लीट एक सेंटेंस है। अब समझ में आया ना कैसे समझना होता है, ये समझ में। और समझ में क्या है, मीनिंग ले लो। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट मीनिंग लेना है। देखो अपने स्कैनिंग करते हुए सारी ग्रामेटिकल फॉर्म में तो देख चुके हैं एरर वगैरह, मीनिंग की फॉर्म में और देख लो। कैसे देखेंगे कि इससे ही परे जो पीछे बातें हुई थी उससे ही परे इंडिया को एक मूल्यांकन करना है, असेसमेंट करना है, पूरा ध्यान लगाकर पता करना है कि चाइना के फाइनल एम क्या, लास्ट में चाइना आखिरकार चाहता क्या है। क्या जो समर कन्फ्लैग्रेशन, जो अग्नि का मतलब जो गड़बड़ की है, उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट की है, क्या उसका मतलब ये है। 3 मतलब निकलेंगे, ये पता लगाना है उन्हें तीनों में से कौन सी बात है। कि या तो हो सकता है वो क्या करना चाहता हो, या तो वो चाहता है कि कोरोना वायरस के कारण उसकी प्रॉब्लम हुई है, तो कि कोरोना वायरस चाइना स्टार्ट हुआ तो लोग बोल रहे हैं कि चाइना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चाइना खत्म हो रहा है, तो चाइना इस चीज़ को सामने नहीं आने देना चाहता। चाइना बताना चाहता है कि हमारी सिचुएशन बिल्कुल सही है, हम कंट्रोल कर चुके हैं, इसलिए वो उस ध्यान को भंग करने के लिए ऐसा कर रहा है। दूसरा हो सकता है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, मतलब रोड वगैरह तैयार कर कनेक्टिविटी बना रहा है, बॉर्डर वाले एरियाज़ पे काराकोरम जो आपका पास वगैरह है, दर्रा जो है, ठीक है, वहाँ पर उसको रोकना चाहता है। या फिर वो इंडिया क्या कर रहा है, यूएस के साथ रिलेशनशिप तैयार कर रहा है ना, समुद्री रिलेशनशिप तैयार कर रहा है, समुद्री फॉर्म में, मतलब मरीटाइम फॉर्म में, जो नौसेना की फॉर्म, नेवी की फॉर्म में रिलेशनशिप तैयार कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए एक तरीके से, मतलब उसको देखते हुए वो इंडिया को क्या कर रहा है, रिमाइंड करवा रहा है कि पहले अपने बॉर्डर तो संभाल लो। रिलेशनशिप तैयार करने जा रहे हो आप अदर कंट्री के साथ, पहले अपनी बॉर्डर तो देख लो कि कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसको तो मजबूत कर लो, ठीक है। तो वो एक टाइप से धमकी की फॉर्म में, थ्रेट की फॉर्म में कर रहा होगा। तो ये तीनों चीज़ें माइंड में आ रही है। इनमें से क्या रीज़न हो सकता कोई और रीज़न हो, लेकिन इनमें से क्या रीज़न है, ये चीज़ उसने क्या की है, बोली है यहाँ पे। इसलिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा। लो भाई, लास्ट पैराग्राफ आ गया आपका इस एडिटोरियल का। अब पूरा पढ़ना है, छोड़ मत देना बीच में, ठीक है ना। सारी बातें यहाँ से क्लियर हुई, कंक्लूजन एक टाइप का। इन ऑल 3 सिनारियोज, ये तीनों जो स्थितियां हैं, सिनारियो दृश्य बने हुए हैं, मतलब ये तीनों बातें जो अपनों ने की थी कि वो इंडिया को रोकना चाहता है, या फिर बॉर्डर के बारे में बताना चाहता है कि वल्नरेबल है, कमज़ोर हो आप बॉर्डर की फॉर्म में, या फिर अपनी सिचुएशन को डिफ्लेक्ट करना चाहता है। इन तीनों सिनारियों में द फर्स्ट स्टेप्स, पहले जो कदम, एक स्टेप की नहीं बात कर रहा, बहुत सारे पहले कदम, एक कदम जरूरी थोड़ी है पहले एक ही कदम उठाओ, मतलब एक पर्सन के लिए नहीं बोल रहा मैं, मतलब मान सकते हो आप एक साथ बहुत सारे मूवमेंट एक्शन लेते हो, तो वो भी आपके फर्स्ट स्टेप्स होंगे। एक साथ बहुत सारे ले लिया आपने, तो द फर्स्ट स्टेप्स फॉर द गवर्नमेंट के लिए, फर्स्ट देखते ऐसे मत बोलना सर सिंगुलर को बताता है, फर्स्ट सिंगुलर को नहीं बताता, फर्स्ट पहले को बताता है, ठीक है। पहले कौन आया क्लास में, 3 स्टूडेंट एक साथ पहले नहीं आ सकते क्या, आ सकते हैं ना। फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते क्या, लाइन में मैं बोल दूं फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स को क्या करना है, इधर आओ, मुर्गे बनो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं अगर बात बोल दूं आपको, तो पहले 3 स्टूडेंट नहीं हो सकते, पहला फर्स्ट एक को नहीं बताता, वो पहले को बताता, स्टार्टिंग वाले को बताता है। तो फर्स्ट स्टेप्स, इसलिए यहाँ रोंग मत कर देना कि स्टेप्स है, स्टेप होना चाहिए था, स्टेप भी सही है, स्टेप्स भी सही है। द फर्स्ट स्टेप्स फॉर द गवर्नमेंट के लिए जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप्स हैं, कदम हैं, वुड बी वो होंगे टू पब्लिकली क्लेरिफाई, क्या करना, पब्लिकल वे में क्लेरिफाई करना, स्पष्ट करना पब्लिक के सामने, द सीरियसनेस, किसको, सीरियसनेस, गंभीरता को, ऑफ द सिचुएशन, जो स्थिति बनी हुई उसकी, एट द LAC, कहाँ पर बनी हुई स्थिति, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, एंड टू बिल्ड, और क्या करने के लिए, बिल्ड, तैयार करने के लिए, कंसेंसस, आपसी समझौता, आपसी तालमेल, अराउंड किसके आसपास, इट्स प्लान्स, अपने प्लान्स के अराउंड, जो इनके प्लान है ना, इट्स किसके लिए यूज हुआ है, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जो प्लान्स है उसके आसपास कंसेंसस, आपसी तालमेल तैयार करने के लिए। तो बाई रिफ्लेक्शन, तो वुड का सब्जेक्ट तो क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप्स हो गया, ठीक है। ऑल द 3 सिनारियो इनके साथ सेटिस्फाई हो गया। 2 के बाद में नहीं है क्या, 2 के बाद नहीं है, वुड बी के बाद में है, क्योंकि 2 अलग से दिया, देखो दोबारा से 2 अलग दे दिया। आप ऐसे में रिडंडेंसी है, 2 यूज़ ना करते, करो चाहे ना करो आपकी मर्जी है, रिफ्लेक्शन चेंज होता है और कुछ नहीं होता, एरर नहीं होती, सिर्फ रिफ्लेक्शन चेंज होता है। तो बी के बाद में अपने देखें तो क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप्स फॉर द गवर्नमेंट वुड बी टू पब्लिकली, पहले स्टेप क्या होंगे, पब्लिकली क्लेरिफाई करना, और द फर्स्ट स्टेप्स फॉर द गवर्नमेंट वुड बी टू बिल्ड कंसेंसस, पहले स्टेप क्या होंगे, पब्लिकली क्लेरिफाई करना, और क्या होंगे पहले स्टेप, बिल्ड करना, तैयार करना, आपसी तालमेल, मतलब नेताओं के अंदर, गवर्नमेंट में आपस में तालमेल, अराउंड इट्स प्लान, अपने प्लान के इर्द गिर्द, ठीक है, अपने प्लान को कवर करते हुए, मतलब उसको सर्कमस्टेंस लेते हुए, अनसर्किल करते हुए, फॉर किसके लिए, प्लान किसके लिए, फॉर ए फॉर्म पुश बैक, फॉर्म का मतलब मजबूत, पुश बैक का मतलब बैक हटाना, मतलब पुश बैक करना, मतलब चाइनीज सोल्जर्स को बैक हटाने का, एंड एन असर्सन, असर्सन का मतलब क्या होता है, असर्सन ऑफ इट्स पोजीशन,
अपनी पोजीशन जो है उसको असर्ट करना, मतलब उस चीज़ पे फोकस करना, समझे जी, उस चीज़ को फोकस करना, असर्शन करना, इट्स पोजीशन अलोंग द डिस्प्यूटेड लाइन, किसके अलोंग, डिस्प्यूटेड लाइन के अलोंग क्या करना, असर्ट करना, मतलब वापस से उस चीज सिचुएशन को हैंडल करना, इस तरीके से इसने बोला है। तो आपका जो रिफ्लेक्शन एंड का है वो कहाँ से है, 4 के बाद में है। समझ में आया, समझ में आया, ढूंढ लेना अपने आप कैसे ढूंढते हैं, समझ में आ जाएगा ना आपको, कैसे ढूंढते पता लग जाएगा। देखो पहले पुश बैक फर्म के बाद में चेक कर लेना, वहाँ से ए फर्म एन असर्सन, ए फर्म एन असर्सन नहीं होगा, ए एन होगा नहीं, उसके बाद में क्या होगा, 4 होगा। तो मतलब प्लान करनी है क्या, पुश बैक के लिए और असर्सन के लिए, इसकी पोजीशन के जो असर्सन है, डिस्प्यूटेड लाइन, डिस्प्यूटेड जो विवादित लाइन है ना, जो LAC है, वहाँ पर जो क्या है असर्सन इसका, और जो पुश बैक है उसके लिए क्या करना है, प्लान्स के राउंड होने क्या करना है, कंसेंसस, आपसी तालमेल तैयार करना है। समझ में आया आप लोगों के, आई थिंक क्लियर, पूरा का पूरा समझ में आ गया ना आप लोगों के, ये किस तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है। तो बहुत शानदार वाला एडिटोरियल था रियल में। इस एडिटोरियल में बहुत सारी चीज़ें थी आप लोगों के पास, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आपके क्या हुए हैं यहाँ पे, क्लेरिफाई हुए हैं, ठीक है। बहुत नई चीज़ें आपको सीखने को मिली है, पीछे आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगी, 100% गारंटी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। और ध्यान से देखोगे वीडियो तो 100% गारंटी है, 100% क्लियर। और स्पीड में देखोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए प्रीमियर के बाद एक बार फिर रिवाइज करना, इस वीडियो को आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर मैंने स्ट्रेस दिया था वीडियो के अंदर, उन पॉइंट्स पर तो आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज करना है। जैसे अपने बात करें अगर, ठीक है, तो कौन कौन सा था, हमसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कहाँ पे नए नए सेंटेंस मिले थे। आप एक बार एक तो ढूंढ लेना, एक तो ये पूरा देखना कि कंप्लीट बड़ा सेंटेंस कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट और था यहाँ पे, बहुत अच्छा सेंटेंस आए थे, ठीक है। प्रायोरिटी वाला, स्टैंड ऑफ, इट्स ये वाला, ये बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है, किस तरीके से कनेक्ट होगा ये भी आप चेक कर लेना। उससे पहले कोई एक बहुत शानदार वाला सेंटेंस आया था, फर्स्ट कमेंट वाला, ये फर्स्ट कमेंट वाला भी अच्छा है, सेंटेंस सारे ही अच्छे हैं, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इट विल नॉट एक्सेप्ट, ये भी रिफ्लेक्शन, ये तो जरूरी देख लेना। हैज़ आपका हैज़ 2 बार आ गया, ठीक है, एंड का रिफ्लेक्शन लेकर, तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। नीदर कमेंट्स वाला आपके समझ में आया। टू हैव बीन वाला अच्छा है, ठीक है, कि पुरानी बात को कनेक्ट करता हो, पुराना जो रिजल्ट आ चुका है उसको कनेक्ट करता हो, या पास्ट को बताता हो कनेक्शन की फॉर्म में, तो टू हैव आपका आता है, ठीक है। ये वाला आपका यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी अपने साथ, अपोजिंग को अपने क्लोज की फॉर्म में ले लिया था, यहाँ एक्यूजिंग से पहले ले लिया था, रियल में कहाँ से था, रिफ्लेक्शन ऑफ के बाद से इसका रिफ्लेक्शन था, ठीक है। ये वाला भी अच्छा सेंटेंस है। उसके बाद में यहाँ पे बात करें, ये जो इसने दिया है कौन सा, इंसिस्टेंस वाला, ये बहुत अच्छा है, ये सबसे शानदार है। कि ये जो वो वाला CO वाला मैंने एग्जाम्पल करो, यहाँ पे देख लेना, मैंने बताए हुए हैं, ही या फिर मिस्टर क्लार्क द CO, मतलब सेम ही पर्सन को दिखा रहा है। ये बहुत शानदार वाला, इसको आपको क्या करना है, रिवाइज, श्योर रिवाइज इसको आपको करना है। समझ में आई चीज़। और ये भी कर लेना आप, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज बता रहा है कि से और विल साथ साथ कैसे आ गए, ये भी अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट ये इंसिस्टेंस वाला। उसके बाद में अपने देखें और कोई आया था कि अच्छा, ये सोर्सेज वाला भी अच्छा था आपका, ये हाँ एज वेल एज वाला, ये भी बहुत अच्छा है। एज वेल एज के साथ से क्यों नहीं आया, क्योंकि एज वेल एज अपने बोलते हैं सर वो तो साथ में काम करता है, तो यहाँ पे तो इंडिकेट्स आना चाहिए था, इंडिकेट्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी दे रखे हैं, एक तो द नंबर और द एग्रेशन, ये 2 सब्जेक्ट पहले ऑलरेडी बन चुके हैं। इन 2 सब्जेक्ट के साथ में आपका ये ऐड हो रहा है, तो 2 लोग जा रहे हैं, मैं और आप, साथ में अपने फ्रेंड्स, तो उनको बैग में डाला है, अपने दोनों बाहर ही है बैग से। समझिए चीज़, ये भी आपका क्या था, सेंटेंस बहुत ज़्यादा अच्छा सेंटेंस था, समझ में आई। और ये सेंटेंस, इसमें कुछ था क्या, इसमें कुछ नया था क्या, इसमें देख लेना कुछ नया हो तो, ठीक है। ये आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज था, यहाँ पे अपनों ने देखा ही था। और यहाँ पे कहाँ पे क्या किया था अपनों ने, टू हैव बीन वाला यहाँ पे अपनों ने एक क्लियर किया था, मतलब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा था, पता नहीं ये रहा, यानी है टू हैव बीन वाला ढूंढ लेना आप लोग, आपको करवा रखा है। आप दोबारा से अगेन क्या करना है, इसको कंप्लीट रिवाइज ही कर लेना। टू हैव बीन वाला भी आपको वापस से मिल जाए, ये रहा सेंटेंस वो टू हैव बीन वाला। यहाँ पे मैंने क्लियर किया है पूरा कि टू हैव बीन वर्क कैसे करता है, बैक रिफ्लेक्शन वाला, बैक पास्ट चीज़ को कैसे कनेक्ट करना है। तो ये जो और जी जो बोल्ड दिए गए हैं ना, आपको दिए गए हैं, ये आपकी वोकेब है भाई। और ये वोकेब आज नहीं होगी, इस क्लास के जस्ट बाद में वोकेब की क्लास आपकी नहीं है, आपकी वोकेब की क्लास, ये जो वोकेब आज वाले एडिटोरियल की जो वोकेब की क्लास है वो आपकी रहेगी कल रहेगी, क्योंकि कल मुझे टाइम हो गया, टाइम क्या हो गया था सॉरी, मतलब वो स्पीड में बोला जाता, आपको मज़े आ रहे हैं ना, स्पीड में बोला जाता है, ये चीज़ें स्पीड में आ जाती है, ठीक है। टाइम क्या होगा, बेवकूफ़ हो गया, कल मुझे टाइम हो गया था, कोई मीनिंग आ रहा है इस बात का, टाइम नहीं हो गया था, कल मुझे काम हो गया था। समझ रहे हैं आप लोगों को, टाइम नहीं होता, काम हो गया, कल मुझे कोई ज़रूरी काम हो गया था, इसलिए कल मेरे से ये आपका मैटर तैयार नहीं हुआ था वो केव वाला, इसलिए
क्योंकि मैं रात को लेट ही आया था। उसके बाद ये नाइट में ही बनाई है मैंने वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपका जल्दी से ये तैयार करके एडिटोरियल, उसके बाद जस्ट मैंने क्या किया है, इसको हाथों हाथ बना दिया, मतलब लेट भी बहुत हुआ था नाइट को, तो उस तरीके से मैंने इसको बनाया। ये भी बड़ी मुश्किल से बनी है और बहुत मुझे लगता है अच्छे से एक्सप्लेन हुई है, बहुत अच्छे से, पता नहीं कैसे एक्सप्लेन होगी, नींद के अंदर ही एक्सप्लेन हुई है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा आप है ना ध्यान रख लेना इसका, ठीक है। तो वो कैब अपनी कल रहेगी इस एडिटोरियल की, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सहस्त्रों वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने ऐसे दो साधारण पत्थरों को घिसकर अग्नि उत्पन्न करने का प्रयास किया होगा। अपने इस प्रयास में सफल होने से पूर्व उसे अनेकों असफलताएं झेलनी पड़ी होंगी। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों ने उसे रोका भी होगा और टोका भी होगा। इतना ही नहीं, उसे अनगिनत बार लोगों के उपहास का पात्र भी बनना पड़ा, किंतु उसने अपने प्रयास रोके नहीं और अंततः अग्नि को खोज डाला। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमें सब कुछ भुलाकर निष्ठा का हाथ थामे पूर्ण विश्वास के साथ केवल निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम असंभव को संभव बना सकते हैं और तभी मानवता की भलाई के लिए अद्भुत और अविस्मरणीय बदलाव ला सकते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी,